कार्तिक से बातें करके पंखुड़ी का दिलो दिमाग फूल की तरह हल्का हो गया। वो आराम से गुनगुनाती हुई अपनी ड्रेसेस बैग में पैक कर रही थी। कल वहां से अपने घर जाने की कल्पना से ही पंखुड़ी रिलैक्स फील कर रही थी। राजन ने बहुत सोच समझकर पीयू को अपने पास बुलाया और बड़े प्यार से बोला, पीयू कल हम सब यहाँ से वापस चले जाएंगे और मैं तो कल ही लंदन रवाना हो जाऊंगा, इसलिए सोच रहा हूँ क्यों ना आज का डिनर हम पूल साइड पर करें। वाओ, इट्स अ फैंटास्टिक आइडिया, पीयू ने ताली बजाते हुए कहा। राजन ने पीयू के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और उसे समझाते हुए बोला, यस लिटिल प्रिंसेस, पर एक प्रॉब्लम है। अगर मैं पंखुड़ी को पूल साइड डिनर के लिए कहूँगा तो वो फौरन मना कर देगी। इसलिए माय डियर पीयू, प्लीज अपनी पंखुड़ी दी से जाकर कहो कि आज हम सब डिनर पूल साइड पर करेंगे, और वो नहीं मानी तो जिद करते हुए कहना कि आज मुंबई में लास्ट नाइट है। पीयू शरारत से मुस्कुराती हुई बोली, जीजू, आई थिंक आपके और पंखुड़ी दी के बीच ना कुछ लड़ाई हो गई है, इसलिए आप मुझे इतना मस्का लगा रहे हैं। एम आई राइट? राजन ने हामी भरी। यस माय डियर पीयू, यू आर राइट। अब प्लीज जाओ और जल्दी से अपनी पंखुड़ी दी को रेडी करो। पीयू ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, ओनली पंखुड़ी दी और महक दी? क्या महक दी को डिनर पर जाने के लिए रेडी नहीं करवाना है जीजू? राजन ने कुछ व्यंग से कहा, महक तो अपने आप ही रेडी हो जाएगी, उससे तो बस ये जाकर कह दो कि हम डिनर पूल साइड पर करेंगे। पीयू अंदर चली गई और राजन प्रे करने लगा कि पंखुड़ी डिनर पर जाने के लिए मान जाए। पीयू जब रूम में गई तो पंखुड़ी अपना बैग पैक कर चुकी थी। पीयू ने पंखुड़ी का हाथ पकड़ा और इठलाती हुई बोली, ओ दी, रूम में बैठी बैठी क्या कर रही हो? हम मुंबई घूमने के लिए आए थे ना। पंखुड़ी मुस्कुराकर बोली, तो आज पूरे दिन से हम घूम ही तो रहे थे, अब और क्या देखना है तुम्हें मुंबई में? पीयू पंखुड़ी को खींचते हुए बालकनी तक लेकर गई, फिर बाहर दिखाते हुए बोली, वो होटल का स्विमिंग पूल देख रही हो ना, जहाँ रंग बिरंगी लाइट्स जगमगा रही हैं? पंखुड़ी ने हैरानी से पूछा, तो क्या तुम इस वक्त स्विमिंग करना चाहती हो? पीयू अपने सिर पर हाथ मारते हुए बोली, ओ दी, मैं स्विमिंग की नहीं डिनर की बात कर रही हूँ। आज हम डिनर रूम में नहीं पूल साइड पर जाकर करेंगे। मैंने पता किया है दी, रियली बहुत अमेजिंग है, पूल साइड पर सारे अरेंजमेंट्स। पंखुड़ी सोच में पड़ गई। पीयू जिद करती हुई बोली, सोचती रहोगी तो रात निकल जाएगी, इसलिए प्लीज दी अपनी पीयू की ये बात मान लो ना और जल्दी से डिनर के लिए रेडी हो जाओ। पंखुड़ी ने पल भर के लिए पीयू को देखा, फिर गर्दन हिला दी। पीयू खुश होती हुई भागकर बालकनी में खड़ी हुई महक के पास गई। महक दी, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें डिनर के लिए पूल साइड पर जाना है, पीयू ने महक से कहा। महक ने हैरानी से मुंह बनाते हुए कहा, पूल साइड डिनर? कब और कैसे डिसाइड हो गया ये प्लान? किसने बनाया ये प्लान? पीयू ने महक का हाथ पकड़कर जोर से कहा, ओफो महक दी, अब इतने सवाल करोगी तो डिनर का टाइम ही निकल जाएगा। प्लीज महक दी, जल्दी से रेडी हो जाओ और पूल साइड पर डिनर के लिए चलो। महक होंठ सिकोड़ते हुए बोली, ओके पीयू, पर तू भी जा रेडी हो, पहले पूरे दिन बाहर घूम फिर कर आई है तू। पीयू लपकती हुई राजन के रूम में गई और खुशी से बोली, मिशन कंप्लीट सर। राजन ने हंसते हुए पीयू को शाबाशी दी और फिर खुद भी डिनर के लिए रेडी होने लगा। करीब 1 घंटे बाद पीयू, पंखुड़ी, महक और राजन अपने स्वीट से बाहर निकले। राजन और महक दोनों ने नोटिस किया कि पंखुड़ी के फेस पर एक अलग ही ग्लो है। पंखुड़ी की चाल में भी कॉन्फिडेंस झलक रहा था। एकदम नई और अनोखी आभा से दमक रही थी पंखुड़ी की पर्सनालिटी। पीयू तो बोल ही पड़ी, वाओ पंखुड़ी दी, आज तो आप एकदम बिजली की तरह चमक रही हैं। पीयू की कही बात पर शर्माने की जगह पंखुड़ी ने मुस्कुराकर पीयू के बालों पर हाथ फेरा। राजन मन ही मन बुदबुदाया, ओह गॉड, मैं तो पागल ही था जो इतनी ब्यूटीफुल और गॉर्जियस लड़की से अपना रिश्ता तोड़ना चाह रहा था। स्विमिंग पूल के साइड पर डिनर पार्टी इतनी शानदार ढंग से ऑर्गेनाइज की गई थी कि महक भी कुछ पलों के लिए एकदम से खो सी गई। स्विमिंग पूल के किनारे पर मनमोहक लाइट्स लगाई गई थी। 2 वायलिन प्लेयर्स वहां खड़े धीमे धीमे वायलिन बजा रहे थे। रंग बिरंगे फूलों से बेहद शानदार सजावट की गई थी, स्पेशली रेड रोजेस से। राजन ने पंखुड़ी की ओर प्यार से देखते हुए कहा, हाउ इज इट पंखुड़ी, तुम्हें पसंद आया ना ये अरेंजमेंट? मैंने ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए किया दिया। महक ये सुनते ही ऐसी तड़प उठी जैसे उस पर किसी ने एसिड डाल दिया हो। फिर कुछ सोचकर खामोशी से वो एक चेयर पर जाकर बैठ गई। उनके आते ही होटल स्टाफ वहां पहुंचा और उन सब का वेलकम करते हुए एक एक रेड रोजेस का बुके दिया। पंखुड़ी भी एक चेयर पर जा बैठी। पंखुड़ी के बैठते ही फौरन राजन उसी की साइड वाली चेयर पर बैठ गया। वेटर ड्रिंक्स और स्टार्टर्स सर्व करने लगे। पंखुड़ी ने भी जूस का ग्लास लिया और पीते हुए चारों तरफ देखने लगी। राजन ने वायलिन प्लेयर्स को इशारा किया और तुरंत वायलिन प्लेयर्स लव ऑन टॉप का म्यूजिक प्ले करने लगे। फिर राजन ने टेबल पर रखा एक बड़ा सा बुके उठाया और बुके के अंदर रखा हुआ खूबसूरत बॉक्स निकाला और फिर वो बॉक्स खोलकर पंखुड़ी के सामने रखते हुए राजन ने प्यार से कहा, माय डियर पंखुड़ी, आई लव यू बेबी एंड आई वांट टू मैरी यू पंखुड़ी। राजन ने बॉक्स में रखा डायमंड नेकलेस निकाला और उसे पंखुड़ी के गले में पहनाने लगा। तभी पंखुड़ी ने अपना एक हाथ उठाकर राजन को रोक दिया। फिर एकदम सर्द लहजे में बोली, सॉरी मिस्टर राजन, अब मैं वो सब सीन दोबारा नहीं दोहराना चाहती। पहले आप एक गिफ्ट दें और फिर जब आपका मन चाहे उसे वापस छीन लें। नो नो, अब और नहीं। राजन का चेहरा एकदम से उतर गया।
राजन रिक्वेस्ट करता हुआ बोला, प्लीज पंखुड़ी, आई एम रियली वेरी सॉरी, पर मैं सच कह रहा हूँ, मैं तो तुम्हें पहली बार देखते ही समझ गया था कि तुम एक बहुत ही प्यारी और इनोसेंट लड़की हो, इसीलिए तो मैंने तुम्हें अपनी अंगूठी पहना दी थी। पंखुड़ी तीखे लहजे में बोली, हाँ अपनी अंगूठी मुझे पहना दी थी और फिर मुझे खरी खोटी सुनाकर अपनी अंगूठी वापस भी ले ली। थैंक गॉड कि मुझे शादी से पहले आपकी मेंटालिटी का पता चल गया, नहीं तो आपसे इंसान से शादी करके मैं पूरी जिंदगी कांटों में लूटती रहती। महक और पीयू दोनों ही पंखुड़ी की बात सुनकर चौंक पड़े। उन्हें तो इस बात की खबर भी नहीं थी कि राजन ने अपनी अंगूठी पंखुड़ी से वापस ले ली थी। अचानक राजन ने खड़े होते हुए जबरदस्ती पंखुड़ी के गले में डायमंड नेकलेस पहनाना चाहा। पंखुड़ी, हमारी रिलेशनशिप पर तुम्हारी फैमिली ने खुद रजामंदी दे दी है, अब मैं तुम्हारा फियांसे हूँ, इसलिए तुम्हें ये नेकलेस पहनना ही होगा। लुक मिस्टर राजन, हमारी कोई ऑफिशियल एंगेजमेंट नहीं हुई है अब तक। एंगेजमेंट तो 2 महीने बाद होने वाली थी, जब आपके डैड यहाँ इंडिया आने वाले थे। जिस कच्चे रिश्ते की डोर से हम बंधे थे, उस डोर को आपने खुद ही अपने हाथों से तोड़ दिया है। नाउ प्लीज स्टॉप दिस एंड हैव डिनर, टुमारो वी हैव टू लीव फॉर माय होम। राजन स्टैच्यू होकर पंखुड़ी की ओर देखने लगा। डरी सहमी और खामोश पंखुड़ी के अंदर एक आग समा गई थी जैसे। राजन ने बुझे मन से नेकलेस वापस रख लिया और अपनी चेयर पर बैठ गया। राजन ने सोचा, कोई बात नहीं, मैं इसके घर पहुंचते ही अंकल और पंखुड़ी की मम्मी से रिक्वेस्ट करके ये नेकलेस पंखुड़ी को पहनने के लिए मजबूर कर दूंगा। पंखुड़ी के बदले तेवर देख राजन और महक दोनों ही एकदम शॉक्ड रह गए। फिर किसी तरह सबने डिनर किया और वापस अपनी स्वीट में आकर सो गए। सुबह होते ही राजन जल्दी जल्दी रेडी होकर कॉन्फ्रेंस में चला गया। उसके स्वीट से जाते ही पंखुड़ी ने कार्तिक को कॉल लगाया। हेलो कार्तिक, गुड मॉर्निंग। कार्तिक चहकते हुए बोला, गुड मॉर्निंग पंखुड़ी, आज तो सुबह सुबह ही तुम्हारी मीठी आवाज सुनने को मिल गई। पंखुड़ी बोली, वो आज दोपहर बाद में वापस जा रही हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कार्तिक कि इस अनजान शहर में आकर मुझे तुम्हारे जैसा प्यारा दोस्त मिल जाएगा। कार्तिक फौरन बोला, हो यार, सिर्फ दोस्त? हाँ नहीं पंखुड़ी, ओनली फ्रेंड नहीं हूँ मैं तुम्हारा। मुझ पर बिलीव ना हो तो अपने दिल से पूछ लो, वो तुमसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। पंखुड़ी को ऐसे लगा मानो उसके गले में चमक रही कार्तिक की चेन चेन नहीं, कार्तिक की बाहें हैं। पंखुड़ी शर्माते हुए बोली, ओ कार्तिक जा, रियली तुमने मेरी पूरी लाइफ चेंज करके रख दी। यहाँ आने से पहले मैं बहुत ही कंफ्यूज थी, क्या करना है और क्या नहीं। मैं डिसीजन लेने के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट थी, पर अब मुझे क्लियर हो गया है कि लाइफ में शादी करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप को सेटल करना। और अब मैं तभी शादी करूंगी जब अपनी स्टडीज पूरी करके एक अच्छी सी जॉब हासिल कर लूंगी। कार्तिक कुछ पल सोचने के बाद बोला, पंखुड़ी तुम चाहे जो भी डिसीजन लो, मैं हर डिसीजन में तुम्हारे साथ हूँ। थैंक्स कार्तिक, अब मुझे एकदम रिलैक्स्ड फील हो रहा है। मैं तुम्हें घर पहुंचकर कॉल करूंगी अब, ओके? बाय, मिस यू। कार्तिक को कॉल करने के बाद पंखुड़ी ने एक गहरी सांस ली। उसे अपना पूरा वजूद जैसे हवा में लहराता हुआ लग रहा था। अपने सपनों की मंजिल पाने के लिए एक सही रास्ता पंखुड़ी को मिल ही गया था। महक और पीयू दोनों सोकर उठी तो उन्होंने देखा पंखुड़ी आराम से टीवी देखती हुई ब्रेकफास्ट कर रही है। पीयू बोली, वाह दी, आज तो आप एकदम फ्रेश लग रही हैं। पंखुड़ी ने मुस्कुराते हुए पीयू को बुलाया और अपने पास बैठाती हुई बोली, तुमने सच कहा पीयू, अब मैं एकदम रिलैक्स्ड और फ्रेश फील कर रही हूँ। फिर पीयू रेडी होने चली गई। महक भी अपने बिखरे हुए कपड़े और सामान बैग में जमाने लगी। दोपहर को राजन जब कॉन्फ्रेंस अटेंड करके वापस होटल आया, तब तक पंखुड़ी, महक और पीयू तीनों ही लंच करके अपने बैग पैक कर चुके थे। राजन ने कॉन्फ्रेंस में ही लंच कर लिया था, इसलिए अब और टाइम वेस्ट ना करके सब होटल से चेकआउट करके एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े। फ्लाइट में अपनी सीट पर बैठकर पंखुड़ी ने आंखें मूंद ली और मुंबई की शॉर्ट ट्रिप के बारे में सोचने लगी। इतने कम समय में ही मुंबई की ट्रिप ने पंखुड़ी को राजन के सेल्फिश बिहेवियर और कार्तिक के प्यार से परिचित करवा दिया था। एयरपोर्ट पर उतरते ही राजन ने कैब बुलवाई और फिर पंखुड़ी, पीयू और महक के साथ मिस्टर माथुर के घर की ओर रवाना हो गया। राजन ने जानबूझकर अपनी फ्लाइट का टाइम मिस्टर माथुर को नहीं बताया था। पूरे रास्ते कोई किसी से कुछ नहीं बोला, सब खामोश होकर टैक्सी में बैठे रहे। जैसे ही टैक्सी मिस्टर माथुर के घर के बाहर रुकी, पीयू सबसे पहले टैक्सी से उतरकर अपनी मम्मा को पुकारती हुई घर के अंदर भागी। पीयू की आवाज़ सुनते मिस्टर माथुर और उनकी बीवी घर से बाहर दरवाजे पर लपकते हुए आए। उन्होंने राजन और महक और पंखुड़ी को टैक्सी से उतरते हुए देखा तो खुश होकर टैक्सी के करीब चले आए। मिस्टर माथुर बोले, अरे राजन बेटा, तुमने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? मैं आ जाता एयरपोर्ट तुमको रिसीव करने के लिए। राजन ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अब वो तो मैं आप सबको सरप्राइज देना चाहता था अंकल। महक तो अपनी मम्मा से गले ऐसे लिपट गई जैसे वो बरसों बाद अपनी मम्मा से मिल रही हो। पीयू तब तक पंखुड़ी की मम्मी को भी बुला कर लाई थी। पंखुड़ी की मम्मी तेजी से नीचे आई और पंखुड़ी को देखते ही भावुक होकर बोली, पंखुड़ी मेरी बच्ची, मैंने तुझे बहुत मिस किया बेटा। पंखुड़ी भी अपनी मम्मी के गले लग गई, फिर अंकल के पैर छूते हुए बोली, मैं चेंज करके फ्रेश होकर आती हूँ अंकल, फिर आराम से बात करेंगे। अंकल ने पंखुड़ी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोले, चली जाना, पर पहले एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए, क्या देखना नहीं चाहोगे अपना सरप्राइज? पंखुड़ी के साथ साथ महक और पीयू भी हैरत से मिस्टर माथुर की ओर देखने लगे।
मिस्टर माथुर मुस्कुराए और फिर पंखुड़ी का हाथ पकड़कर घर के अंदर लेकर चले गए। राजन भी सोच में डूबा हुआ घर के अंदर चल पड़ा। जैसे ही मिस्टर माथुर अपने रूम के पास वाले रूम के दरवाजे के सामने रुके, पंखुड़ी का चेहरा एकदम खिल उठा। वो जोर से बोली, ओहो, तो क्या राहुल भैया घर पर आए? मिस्टर माथुर के सिर हिलाते ही पंखुड़ी ने झटके से रूम का दरवाजा खोला और अंदर चली गई। अंदर कमरे में राहुल गहरी नींद में सो रहा था। पंखुड़ी ने फौरन राहुल के पास जाकर उसे आवाज लगाई, राहुल भैया। पंखुड़ी की आवाज सुनते राहुल गहरी नींद से जाग उठा। उसने जैसे ही सामने पंखुड़ी को खड़े हुए देखा, वो खुश होते हुए एक झटके में खड़ा हो गया। फिर पंखुड़ी के सिर पर प्यार से चपत लगाते हुए पूछा, तू? अरे तू तो महक और पीहू के साथ मुंबई गई थी ना, इतनी जल्दी कैसे आ गई? यहाँ डैड तो बता रहे थे कि शायद तुम सब कल आओगे। पीहू सामने से आती हुई बोली, हम भी है राहुल भैया, कोई गिफ्ट वगैरह लाए हो कि नहीं दिल्ली से? राहुल ने हंसते हुए पीहू को गले से लगा लिया। फिर महक भी अपने भाई से मिली। राहुल को अचानक घर आया देखकर महक सोच में पड़ गई, क्योंकि राहुल के सामने अगर वो अपनी प्लानिंग एग्जीक्यूट करती तो राजन की हरकतों के बारे में सुनकर जाने वो क्या कर बैठे। और कहीं राजन ने बता दिया कि महक ही उसे अपनी ओर खींचती थी और जानबूझकर उससे लिपट जाती थी, तो पता नहीं राहुल कैसे रिएक्ट करेगा। महक ने डिसाइड किया वो अभी खामोश ही रहेगी, क्योंकि वैसे भी पंखुड़ी ने तो मुंबई में साफ साफ राजन को कह ही दिया था कि वो कभी भी राजन से शादी नहीं करेगी। राहुल ने राजन से हाथ मिलाते हुए हालचाल पूछा। मिस्टर माथुर ने राहुल को अपने दोस्त के बेटे के बारे में बता दिया था। तब तक महक की मम्मा सबके लिए कॉफ़ी बना कर ले आई। कॉफ़ी पीकर पंखुड़ी अपने रूम में चली गई और महक और पीयू भी चेंज करने अपने अपने रूम की तरफ चल दिए। राहुल अपने बैग से पीयू, महक और पंखुड़ी के लिए गिफ्ट्स निकालने में बिजी हो गया। पंखुड़ी की मम्मी भी अपनी बेटी के साथ चली गई। राजन ने धीरे से मिस्टर माथुर से कहा, अंकल मुझे आपसे अकेले में कुछ बातें करनी है। मिस्टर माथुर बोले, आओ ना मेरे रूम में, वहाँ चलकर आराम से बातें करते हैं। राजन ने कमरे में पहुँचते ही मिस्टर माथुर के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, अंकल आई एम सॉरी अंकल, मैं अपनी नादानी में पंखुड़ी से कुछ मिसबिहेव कर बैठा। एक्चुअली मैं अपनी कॉन्फ्रेंस को लेकर कुछ स्ट्रेस में था, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैंने पंखुड़ी से माफ़ी भी मांगी, लेकिन पंखुड़ी मुझसे कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हो गई। अंकल प्लीज़ अंकल, आप पंखुड़ी से बात कीजिए और उसे समझाइए कि राजन को अपनी भूल पर बेहद अफसोस है। अंकल ने राजन को घूरते हुए कहा, पंखुड़ी के साथ मिसबिहेव? पंखुड़ी जैसी कोमल नाजुक बच्ची के साथ तो मिसबिहेव कर बैठे राजन, ये तो बहुत ही गलत बात है। राजन रुआसा होकर बोला, ओ अंकल, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब कभी भी पंखुड़ी के साथ बिल्कुल भी मिसबिहेव नहीं करूँगा। मैं पंखुड़ी के लिए गिफ्ट लाया हूँ अंकल, आप प्लीज़ उसे पंखुड़ी को पहना दीजिए। राजन ने बॉक्स खोलकर डायमंड नेकलेस मिस्टर माथुर को देते हुए रिक्वेस्ट की। मिस्टर माथुर ने गंभीरता से कहा, देखो पहले मुझे पंखुड़ी से बात करनी होगी, उसके बाद ही मैं कोई डिसीजन लूँगा। राजन का चेहरा लटक गया। उसने तो सोचा था कि उसके डैड ने मिस्टर माथुर से बात कर ली होगी, लेकिन मिस्टर माथुर तो एकदम से उखड़ गए। पंखुड़ी बेटा, मुंबई की ट्रिप कैसी रही? हाँ, घूमे फिरे कि नहीं वहाँ अच्छे से? पंखुड़ी की मम्मी ने उत्सुकता से पूछा। पंखुड़ी एकदम से खामोश होकर अपनी मम्मी को देखने लगी। मम्मी अब पंखुड़ी का हाथ पकड़ते हुए चिंतित लहजे में बोली, पंखुड़ी, तुम्हें देखते मेरे मन में कुछ खटकने लगा। बेटा, तुम्हारे और राजन के बीच में सब कुछ ठीक तो है ना? पंखुड़ी अब एकदम से भड़कते हुए बोली, मम्मी आज आप एक बात अच्छी तरह से समझ लो और अपने दिल में बैठा लो, मैं किसी भी हालत में राजन से शादी नहीं करूंगी। अब मैं सबसे पहले अपनी स्टडीज कंप्लीट करूंगी और उसके बाद जॉब। तब तक मुझसे शादी की बात भी की ना तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। मम्मी हैरानी से पंखुड़ी को देखने लगी। उन्होंने आज से पहले कभी भी पंखुड़ी को इस तरह भड़कते हुए नहीं देखा था। पंखुड़ी चेंज करने अंदर चली गई। तभी पीयू वहां दौड़ती हुई आई और बोली, जल्दी से नीचे चलिए, राहुल भैया बुला रहे हैं, पंखुड़ी दी को और आपको नीचे। पंखुड़ी की मम्मी ने पंखुड़ी को आवाज लगाई और नीचे चलने के लिए कहा। कुछ देर बाद पंखुड़ी अपने रूम से निकली और मम्मी के साथ नीचे चल पड़ी। नीचे हॉल में राहुल अपने लाए हुए गिफ्ट्स महक, पीयू और अपनी मम्मा को दे रहा था। जैसे ही उसने पंखुड़ी को देखा तो वो एक बड़ा सा पैकेट उसे देते हुए बोला, ले पंखुड़ी, देख मैं क्या लाया हूँ तेरे लिए दिल्ली से। मुझे तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं था। जब घर पहुंचा तो मुझे पता चला कि डैड ने तो तेरी शादी फिक्स कर दी है। लेकिन पंखुड़ी, तू इतनी जल्दी शादी करने के लिए कैसे मान गई? तूने तो दिल्ली आकर MBA करने का सोचा था ना? पंखुड़ी कुछ उदास होकर बोली, हाँ भैया, सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि मुझे ठीक से सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। पर अब मैंने सोच समझकर अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन ले लिया है। राहुल ने गर्दन हिलाते हुए कहा, मतलब अब पंखुड़ी एक मैच्योर गर्ल बन गई है जो अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकती है। पंखुड़ी ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, डेफिनेटली भैया, अब मैं पहले की तरह कमजोर नहीं रही, अपने अच्छे बुरे की समझ आ गई है मुझ में। फिर पंखुड़ी ने राहुल का दिया पैकेट खोलकर देखा। पैकेट में शानदार चूड़ीदार सूट को देखते ही पंखुड़ी झूम उठी। ओह वाओ राहुल भैया, सो ब्यूटीफुल, कितना प्यारा गिफ्ट लाए हो आप। राहुल ने हंसते हुए कहा, तू कोई गिफ्ट नहीं लाई ना मेरे लिए मुंबई से? पंखुड़ी ने इनकार करते हुए कहा, सॉरी भैया, वो मुंबई में हम मार्केटिंग कर ही नहीं पाए, पर मैं आपके लिए ना यहाँ से एक बहुत ही शानदार गिफ्ट लेकर दूंगी। ओह, अब तो पंखुड़ी बहुत समझदार हो गई है। गुड, तो फिर हम कल ही चलेंगे मार्केट, मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है, राहुल बोला। तभी मिस्टर माथुर अंदर आए और पंखुड़ी से बोले,
बेटा मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, ज़रा मेरे रूम में आओ। पंखुड़ी पंखुड़ी उठ खड़ी हुई और अपने अंकल के साथ चल पड़ी। ये देख महक की मामा बोल उठी, कैसी ज़रूरी बातें? अरे हमें भी तो बताइए किस बारे में बात करनी है आपको। मिस्टर माथुर बोले, ये बातें सिर्फ पंखुड़ी से रिलेटेड हैं। पंखुड़ी ने राहुल के पास जाकर धीमी आवाज़ में कहा, भैया प्लीज़ आप भी चलिए ना मेरे साथ। राहुल ने हामी भर दी और पंखुड़ी के साथ ही मिस्टर माथुर के रूम की तरफ चल दिया। कमरे में पहुंचते ही मिस्टर माथुर ने रूम का दरवाज़ा बंद किया और फिर पंखुड़ी की ओर सीधे देखते हुए बोले, पंखुड़ी शायद तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। पंखुड़ी ने गर्दन हिलाई और बोली, अंकल वो मैं तो खुद ही आपसे बात करना चाहती थी, लेकिन आप प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरी बातों को ठीक से सुनेंगे और फिर सोच समझ कर ही कोई फैसला लेंगे। राहुल ने हैरानी से पूछा, व्हाट इज हैपनिंग पंखुड़ी? क्या हो गया जो तुम इतनी सीरियस होकर बात कर रही हो? क्या बात है डैड, एनीथिंग रॉन्ग? मिस्टर माथुर कुछ कहते इससे पहले ही पंखुड़ी बोल उठी, मैं बताती हूँ भैया सारी बातें डिटेल्स में। एक्चुअली मैं तो पहले से ये शादी नहीं करना चाहती थी, पर मैंने मम्मी को बहुत समझाया भी कि मुझे अभी पढ़ाई करनी है, लेकिन मम्मी और अंकल ने राजन से मेरी शादी फिक्स कर दी। मैंने सोचा कि अब मम्मी और अंकल इतना फोर्स कर रहे हैं, राजन एक बहुत अच्छा लड़का है और उसके साथ मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी, तो मैंने भी अपोज करना बंद कर दिया और मम्मी और अंकल की बात मान ली। लेकिन मुंबई जाते ही मुझे राजन की असलियत समझ में आ गई। राजन एक बहुत ही सेल्फिश और सिर्फ अपनी ही परवाह करने वाला शख्स है। राजन को दूसरों के सेंटिमेंट से कोई लेना देना नहीं है, वो तो जो उसे ठीक लगता है बस वही करता है। पंखुड़ी फिर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए अंकल से बोली, ये देखिए अंकल, ये देखिए, राजन ने खुद ही अपनी पहनाई हुई अंगूठी वापस उतार ली। मुझे बहुत भला बुरा कहा, यहाँ तक कि मेरे कैरेक्टर पर भी राजन ने सवाल उठाया। अब आप ही बताइए अंकल, कैसे इंसान के साथ शादी करके मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? कमरे में कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। फिर राहुल ने गंभीर लहजे में कहा, डैड मैं तो पंखुड़ी की इतनी जल्दी शादी करने के बाद से बहुत अपसेट था। अभी पंखुड़ी की उम्र ही क्या है, सिर्फ 18 साल की है ये। पंखुड़ी को पहले अपनी लाइफ में कुछ अचीव तो करने दीजिए, जब ये पढ़ लिख कर सेटल हो जाएगी तो सोच समझ कर शादी कर देंगे हम इसकी। मिस्टर माथुर ने सोचते हुए कहा, सच कहूँ तो राजन की बात सुनते ही मुझे एहसास हो गया था कि पंखुड़ी के लिए राजन सही लड़का नहीं है। मैं तो अपने दोस्त संजय की वजह से ये रिश्ता करना चाहता था। मुझे लगा कि पंखुड़ी एक जाने समझे घर में बहू बनकर जाएगी तो उसकी पूरी लाइफ सुख से बीतेगी, लेकिन मुझे खबर तक नहीं थी कि राजन ऐसा लड़का निकलेगा। खैर अच्छा ही हुआ जो राजन की असलियत शादी से पहले ही सामने आ गई। मैं अभी जाकर राजन को साफ इनकार कर देता हूँ। पंखुड़ी की आंखें छलक उठी, वो अपने अंकल के गले लगकर सिसक पड़ी। पंखुड़ी को अब अपना पूरा दिल फूल की तरह हल्का महसूस हो रहा था, उसकी सारी उलझनें खत्म हो गई थी। राहुल ने पंखुड़ी को चिढ़ाते हुए मजाक में कहा, अब तक बच्चे की तरह रोती रहती है और डैड चले थे इस रोतलू की शादी करने। अंकल और पंखुड़ी दोनों ही राहुल की बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़े। मिस्टर माथुर ने पंखुड़ी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जाओ बेटा जाकर आराम करो, उस राजन को अब मैं घर से विदा कर देता हूँ। पंखुड़ी खुशी से झूमती हुई राहुल के साथ कमरे से निकली और फिर राहुल से बोली, भैया अच्छा हुआ जो आज आप घर पर आ गए, नहीं तो पता नहीं अंकल मेरी बात मानते भी या नहीं। राहुल बोला, पागल अगर तू पहले ही मुझे कॉल करके बता देती तो ये रिश्ता ही नहीं होता। इधर राजन अपने रूम में बेचैनी से टहल रहा था। जैसे ही उसने मिस्टर माथुर को देखा वो जल्दी से उनके करीब जाकर बोला, हाँ अंकल, अंकल पंखुड़ी मान गई ना, आपने उसे राजी कर लिया ना वो कि वो मुझसे रिश्ता ना तोड़े? हाँ। मिस्टर माथुर ने ठंडी आवाज में कहा, रिश्ता तो तुमने खुद तोड़ दिया राजन, पंखुड़ी को पहनाई हुई अंगूठी तुमने खुद ही उतार ली थी ना, फिर अब रिश्ता बचा ही कहाँ है? राजन रुआसा होकर बोला, प्लीज अंकल मुझे एक चांस दे दीजिए, मैं पंखुड़ी को हमेशा खुश रखूंगा। मिस्टर माथुर ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, नहीं तुम नहीं, हम उसे जिंदगी भर खुश रखेंगे। पंखुड़ी हमारी जिम्मेदारी है, उसे खुश रखने के लिए हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है राजन। नाउ यू कैन गो। संजय से मेरी नमस्ते कहना। राजन स्टैच्यू की तरह बिना पलक झपकाए खड़ा रहा, फिर अपना बैग लिए धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गया। मिस्टर माथुर सीधे पंखुड़ी की मम्मी के पास गए और बोले, भाभी जी मैंने राजन और पंखुड़ी का रिश्ता तोड़ दिया है, आप पंखुड़ी से इस बारे में एक शब्द नहीं कहेंगी। तभी पीछे से महक की मामा आती हुई बोली, ओह गॉड, रिश्ता तोड़ दिया तुमने, लेकिन अब समाज और परिवार को क्या जवाब दोगे? हैं अरे बिना शादी किए जवान लड़की को उस लड़के के साथ मुंबई भेज दिया था। अरे अब कौन करेगा पंखुड़ी से शादी? किस किस को सफाई देते घूमोगे तुम? महक की मामा की बात सुनते ही पंखुड़ी की मम्मी एकदम से रो पड़ी। उन्होंने सिसकते हुए मिस्टर माथुर से कहा, भाई साहब आपको ये रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए था, मेरी पंखुड़ी का संसार बसने से पहले ही उजड़ गया। मिस्टर माथुर कुछ बोलते उससे पहले ही पंखुड़ी वहां पहुंची। अपनी मम्मी की कही बातें सुनते ही पंखुड़ी गुस्से से बोली, पंखुड़ी का संसार वो फ्रॉड लड़का राजन नहीं था। इतनी छोटी सी दुनिया नहीं हो सकती है मेरी मम्मी कि एक लड़के के इर्द गिर्द ही अपना संसार बसा लूं। अचानक मिस्टर माथुर का मोबाइल बज उठा। उनके दोस्त मिस्टर संजय का कॉल था। जैसे ही मिस्टर माथुर ने हेलो कहा, उधर से मिस्टर संजय बोलने लगे,
और उनकी बातें सुनकर मिस्टर माथुर का चेहरा पीला पड़ने लगा। मिस्टर माथुर जैसे ही कॉल कट करके मोबाइल को पॉकेट में रखने लगे, उनकी बीवी बोल उठी, क्या हुआ? किसकी कॉल थी? इतना घबराए हुए क्यों लग रहे हो? मिस्टर माथुर किसी तरह जल्दी से बोले, वो एक बिजनेस कॉल थी। चलो मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, तुम सब भी रेस्ट करो, फिर साथ में डिनर करेंगे। कोई कुछ और बोलता कि मिस्टर माथुर तेजी से वहाँ नीचे अपने रूम की तरफ चल पड़े। महक की मम्मा धीरे से पंखुड़ी से बोली, क्यों पंखुड़ी, तू तो बहुत समझदार लड़की है, फिर अपना रिश्ता तोड़ने के लिए राजी कैसे हो गई? अरे तुझे तो अपने अंकल को समझाना चाहिए था, रिश्ता कोई खिलौना तो है नहीं कि जब मन करे तोड़कर फेंक दो, हैं? पंखुड़ी की मम्मी रोते हुए बोली, मुझे तो लगता है कि किसी की नजर लग गई है मेरी पंखुड़ी को। पंखुड़ी अब तमतमाते हुए बोली, ओफो मम्मी प्लीज स्टॉप इट, मैंने कहा ना कि मुझे शादी वादी नहीं करनी है अभी। महक की मम्मा ने निराश होते हुए कहा, हाँ बस इसीलिए मैं नहीं भेजना चाह रही थी लड़कियों को मुंबई। अब देखना कल से सोसाइटी में हमारी फैमिली के बारे में लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। पंखुड़ी सीधे अपने रूम में जाकर लेट गई। महक की मम्मा मुंह बनाते हुए सीढ़ियां उतरकर महक के रूम में पहुंची। महक अभी मोबाइल उठाकर कबीर से बात करने ही वाली थी कि मम्मा को देखते ही जल्दी से मोबाइल एक तरफ रख दिया। महक, अरे महक, मुंबई में क्या हुआ ऐसा जो तेरे डैड ने राजन और पंखुड़ी का रिश्ता ही तोड़ने की बात कह डाली? हैरानी से मम्मा ने पूछा। महक कुछ देर तक खामोशी से सोचती रही, फिर नफरत से बोली, वो राजन पूरा फ्रॉड और चीट निकला मम्मा। मम्मा, उस चीट ने तो मुंबई में भी मुझ पर अपना जाल फैलाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसे ऐसी डांट पिलाई कि उसके होश ठिकाने आ गए। मैं तो डैड के सामने इसलिए खामोश रही क्योंकि राहुल भैया ये सब सुनते तो न जाने क्या क्या कर बैठते। महक की मम्मा ने घूरते हुए महक को देखा, फिर सोचते हुए बोली, महक, राजन ने क्या तुझे प्रपोज किया था? अगर वो तुझसे शादी करना चाहता है तो ये तो अच्छी बात है ना। अरे हम भी तो यही चाहते थे कि राजन से तेरी शादी हो जाए, फिर तूने उसे क्यों डांटा है? तुझे तो फौरन राजन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। लंदन में आराम से लाइफ गुजारती तू, और क्या चाहिए था तुझे? महक अपने होंठ काटते हुए बोली, ओफो मम्मा, आप नहीं समझ पाओगी मेरी बात, बस इतना जान लो कि राजन से मेरी शादी की बात हमेशा के लिए भूल जाओ। मम्मा ने एक बार महक पर नजर डाली, फिर उलझन में डूबी हुई वहां से चली गई। मम्मा के जाते ही महक ने फौरन कबीर को कॉल लगाया। हेलो कबीर, मैं मुंबई से लौट आई हूँ, तुम कल कॉलेज आ रहे हो ना? मैं भी कल कॉलेज जरूर आऊंगी। वाह बेबी ग्रेट, तो फिर कल कॉलेज के बाद हम बाहर घूमने चलेंगे। हाँ, बहुत दिन हो गए जान तुम्हारे साथ लॉन्ग ड्राइव पर गए हुए। कबीर खुशी से झूमते हुए बोला। महक सोचते हुए बोली, ओके कबीर, तो मैं कल मम्मा को कह दूंगी कि कॉलेज के बाद मैं एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाऊंगी। ओके? कबीर ने प्यार से कहा, ओके माय लव, सी यू टुमारो। महक ने मोबाइल बेड पर रखा और एक पिलो उठाकर अपनी बाहों में लेकर आराम से लेट गई। मिस्टर माथुर अपने रूम में पहुंचकर खामोशी से एक चेयर पर बैठ गए। अपने दोस्त संजय की बात याद करते ही मिस्टर माथुर को पसीना छूटने लगा। वो देर तक सोच विचार में डूबे रहे। तभी दरवाजे पर एक नॉक की आवाज आई और फिर दरवाजा खोलकर पीयू कमरे में आकर बोली, डैड चलिए ना, सब डिनर के लिए आपका वेट कर रहे हैं। मिस्टर माथुर जल्दी से उठे और पीयू के साथ डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ गए। पंखुड़ी की मम्मी और महक की मम्मा सबको डिनर सर्व कर रही थी। राहुल ने एक चम्मच खीर खाते हुए कहा, वाओ सो टेस्टी, रियली, घर के खाने की तो बात ही कुछ और होती है। पंखुड़ी की मम्मी बहुत उदास थी। अपनी बेटी की शादी का रिश्ता टूटने का उन्हें बेहद अफसोस हो रहा था। राहुल ने जिद की, आइए ना मम्मा और आंटी, आप भी हमारे साथ ही डिनर कीजिए। तो पंखुड़ी की मम्मी फीकी मुस्कान के साथ बोली, राहुल बेटा, पहले तुम सबको अच्छी तरह खिला पिला दे, फिर हम दोनों भी खा लेंगे। पीयू ने लपक कर अपनी कटोरी से एक चम्मच खीर पंखुड़ी की मम्मी को खिलाते हुए कहा, ओके आंटी, लेकिन जरा खीर तो चक्कर देखिए, लग रहा है जैसे रबड़ी खा रहे हो। अचानक ही राहुल का ध्यान पंखुड़ी के गले में पहनी हुई चेन पर गया। वो फौरन बोल उठा, पंखुड़ी, ये तुम्हारी गले की चेन तो एकदम स्टाइलिश दिख रही है, कहाँ से बनवाई है तुमने? हाँ, मुझे भी ऐसी ही चेन बनवानी है ना अपने लिए। राहुल की बात सुनकर महक भी चौंक कर पंखुड़ी की चेन को देखने लगी। फिर उसने पंखुड़ी से पूछ ही लिया, ओ हाँ, मैंने तो इस चेन पर अब तक कभी ध्यान ही नहीं दिया था, कहाँ से और कब ली तूने ये चेन? पंखुड़ी ने जल्दी से कहा, ये तो मैंने मुंबई से ली थी जब मैं और पीयू बाहर घूमने गए थे। पीयू हैरानी से पंखुड़ी को देखने लगी, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो खामोशी से अपना डिनर करने लगी। राहुल अब बड़े गौर से चेन को देखता हुआ बोला, है तो ये बहुत ही कमाल की चेन, लेकिन पंखुड़ी तू तो कह रही थी कि मुंबई में तुझे मार्केटिंग का टाइम ही नहीं मिला। पंखुड़ी ने संभलते हुए बात बनाई, ओहो राहुल भैया, अब हम घूम रहे थे तो अचानक ही ज्वेलर शॉप पर ये चेन नजर आ गई और फिर मैंने खरीद ली। महक की मम्मा बोली, आजकल के बच्चे हजारों लाखों की चीज यूं ही चलते फिरते खरीद लेते हैं। राहुल हंसते हुए बोला, मम्मा, आजकल के बच्चों के अकाउंट में हजारों लाखों रुपए आप जैसे पेरेंट्स ही तो डलवाते हैं ना। अचानक मिस्टर माथुर सीरियस होते हुए बोले, एक बात कहनी थी मुझे, क्यों ना पंखुड़ी और राजन के रिश्ते को हम एक मौका और दें। अब राजन भी तो कम उम्र का नादान लड़का है, हो जाती है कभी कभी बच्चों से गलती। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि राजन एक बुरा लड़का ही है। राहुल एकदम से चिढ़कर बोला, डैड, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? राजन कैसा लड़का है ये हमने खुद पंखुड़ी से सुना है ना, फिर आप क्यों उस बदमाश को एक और चांस देना चाहते हैं?
मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि जब आपने राजन को खुद इस रिश्ते से इनकार करके यहाँ से जाने के लिए कह दिया था, तो अब फिर इस डिस्कशन की जरूरत ही क्या है? डाइनिंग हॉल में एकदम से खामोशी छा गई। गहरी सांस लेकर मिस्टर माथुर बोले, राजन के डैड संजय ने मुझे कॉल करके प्रॉमिस किया है कि वो पंखुड़ी का अपनी बेटी की तरह ख्याल रखेंगे और राजन भी कभी पंखुड़ी का दिल नहीं दुखाएगा। पंखुड़ी अब गुस्से से बोली, प्लीज अंकल, आप मेरे सामने अब कभी भी राजन या उसके डैड का कोई जिक्र मत कीजिएगा। मैं किसी भी हाल में राजन से शादी नहीं करूंगी। पंखुड़ी को मिस्टर माथुर से ऐसे गुस्से में बात करते हुए देखकर महक की मम्मा का पारा चढ़ गया। वो चिढ़ते हुए बोली, लो देख लिया ना आपने, मिल गई शांति आपको। एक पराई लड़की यूँ आपको सबके सामने सुना रही है। क्या नहीं दिया इसे आपने? घर परिवार और इतना ऊंचा नाम। अरे राजकुमारी की तरह इसे पाला पोसा और बदले में इसे इतनी भी तमीज नहीं कि अपने परिवार के बड़ों से कैसे बातें की जाती हैं। पंखुड़ी एकदम शॉक्ड होकर अपनी चाची को देखने लगी। राहुल भी बोल उठा, ये कैसी बातें कर रही हो मम्मा? मम्मा ने हिकारत से पंखुड़ी पर नजर डालते हुए कहा, मैं एकदम सही कह रही हूँ बेटा। मैं तो पहले से ही मना कर रही थी इन्हें कि एक अनाथ लड़की को अपने घर परिवार का हिस्सा मत बनाओ, लेकिन इन्होंने मेरी एक ना सुनी और पंखुड़ी को अपनी भाभी को सौंप दिया। और इतने बरसों बाद भी इस लड़की के अंदर वही सड़क छाप संस्कार ही हैं जहाँ से ये आई थी। बस करो अब, ये क्या बकवास लगा रखी है? मिस्टर माथुर गरज उठे और पंखुड़ी तो उठकर गिरती पड़ती ऐसी अपने कमरे की तरफ भागी जैसे एक मिनट भी और रुकी तो कयामत टूट पड़ेगी। पंखुड़ी अपनी चाची के मुंह से ये सुनते ही कि वो इस परिवार की नहीं है बल्कि एक अनाथ लड़की है, इतनी तेजी से अपने कमरे की ओर भागी मानो एक पल और रुकने पर कयामत टूट पड़ेगी। राहुल, महक और पीहू तो एकदम शॉक्ड होकर अपनी मम्मा को देखे जा रहे थे, क्योंकि पंखुड़ी उनकी कजिन नहीं है इस बात से तो वो सब अब तक खुद अनजान थे। ये क्या किया तुमने? इतने बरसों की मेहनत पर पानी फेर दिया। अरे क्या जरूरत थी तुम्हें पंखुड़ी के सामने वो सब कहने की? मिस्टर माथुर ने तीखे लहजे में अपनी बीवी को फटकार लगाई, लेकिन उनकी बीवी हाथ नचाते हुए बोली, जरूरत थी कि उस लड़की को उसकी असली जगह बता दी जाए। अरे देखा नहीं आपने कितनी बदतमीजी से वो आपकी बात काट रही थी? उस अनाथ लड़की की औकात ही क्या है जो वो आपके सामने सिर उठाकर बात कर सके? पंखुड़ी की मम्मी रोती बिलखती हुई अपनी बेटी के रूम की ओर लपकी। पंखुड़ी अपने बेड पर पड़ी हुई फूट फूट कर रो रही थी। जैसी पंखुड़ी ने अपनी मम्मी को देखा, वो दौड़ती हुई मम्मी के पास गई और उनके कंधे पकड़कर जोर से बोली, ये सच है? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? मुझे अंकल सड़क से उठाकर लाए थे। इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपा कर रखी आपने? क्यों धोखे में रखा मुझे इतने साल? मम्मी रोते हुए बोली, पंखुड़ी बेटा, क्या मैंने कभी कोई कमी होने दी किसी बात की? हाँ, क्या एक पल भी तुम्हें ऐसा लगा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ? फिर क्यों ऐसी बातें बोलकर मुझे दुखी कर रही हो बेटा? पंखुड़ी ने आंसू भरी आंखों से मम्मी को देखते हुए कहा, आपने मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी, ना प्यार की और ना ही पैसों की, लेकिन आपने मुझसे धोखा किया। इतने साल में झूठे भ्रम में जीती रही। मैं अपने आप को माथुर परिवार की बेटी समझती रही, आपकी बेटी समझती रही, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैं तो सड़क पर रहने वाली एक अनाथ लड़की हूँ। मेरे माँ बाप का भी कोई पता नहीं, क्यों मुझे पाला पोसा आपने? अब कैसे जीऊंगी मैं इतनी जहरीली सच्चाई जानकर? पंखुड़ी, वाई यू क्राइंग पंखुड़ी? राहुल वहाँ आते हुए जोर से बोला। पंखुड़ी अब राहुल से लिपट कर रोने लगी। मैं आपकी बहन नहीं हूँ राहुल भैया, मैं तो एक लावारिस और अनाथ लड़की हूँ। इस घर में रहने का मुझे कोई हक नहीं है। मैं कल सुबह ये घर छोड़कर किसी अनाथ आश्रम में चली जाऊंगी। Have you gone mad पंखुड़ी? Please stop this nonsense यार। मैंने हमेशा से तुझे अपनी छोटी बहन माना है। क्या तू भूल गई कि बचपन में हम दोनों एक दूसरे से अपनी हर खुशी हर गम शेयर करते आ रहे हैं? आज एक बात मम्मा ने क्या कह दी तो तू सीधे भागकर अपने कमरे में चली आई, और तू हम लोगों को छोड़कर जाने की बात कह रही है? क्यों? हाँ क्यों पंखुड़ी? क्या अब तेरे दिल में हम सबके लिए इतनी नफरत भर गई है कि तू हमारे साथ इस घर में रहना भी नहीं चाहती है? राहुल ने पंखुड़ी से नाराज होते हुए कहा। पंखुड़ी से सकती हुई बोली, मैं आप सबसे नफरत कैसे कर सकती हूँ भैया? इस घर परिवार के तो मुझ पर इतने एहसान है कि मैं पूरी जिंदगी उन एहसानों का कर्ज नहीं चुका सकती। एहसान कर्ज, ये ऐसी परायों जैसी बात कर रही है पंखुड़ी तू? अरे तुझे क्या हो गया? क्या मम्मा की एक बात ने तुझे इतना मतलबी बना दिया कि तू हमारे प्यार और अपनेपन को एहसान समझकर कर्जा उतारने की बात कर रही है? पंखुड़ी ने फौरन हाथ लहराते हुए कहा, नहीं भैया, आप मुझे गलत समझ रहे। मेरे दिल में आप सबके लिए इतना प्यार है कि मैं बयान नहीं कर सकती। मैं तो अब तक इस घर पर, इस फैमिली पर अपना पूरा हक समझती रही थी, लेकिन आज चाची जी की इस बात से एहसास हुआ कि मैं तो यहाँ सिर्फ माथुर परिवार की दया पर जी रही हूँ। इस घर परिवार से मेरा कोई नाता नहीं है, कोई हक नहीं है मेरा किसी पर। अब पंखुड़ी की मम्मी तहश में बोली, पंखुड़ी, अब तूने ये एक बार फिर से कहा ना तो मैं सचमुच तुझसे जिंदगी भर बात नहीं करूंगी। अरे मैंने तुझे अपने कलेजे से लगाकर पाला, तेरी खुशियों के लिए कभी किसी की परवाह नहीं की, और तूने एक ही झटके में मुझे पराया कर दिया। क्यों पंखुड़ी, क्या कमी नजर आई तुझे मेरे प्यार दुलार में? पंखुड़ी दौड़ती हुई अपनी मम्मी से लिपट गई और रोते हुए बोली, मम्मी मेरे लिए तो आप ही मेरा पूरा संसार हो। मैंने तो आपकी उंगली पकड़ कर ही चलना सीखा।
लेकिन जब आज इस कड़वी हकीकत से सामना हुआ तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं एक माँ नहीं बल्कि एक देवी के साथ रह रही थी। ऐसी देवी जिसने मुझ अनाथ को अपने गले से लगा कर रखा, मेरे लिए अपने सुख दुख की परवाह नहीं की। लेकिन अब मैं अपने आप को और धोखे में नहीं रख सकती। जब मुझे ये मालूम हो ही गया है कि मैं एक अनाथ लावारिस लड़की हूँ, तो अब मैं किस हैसियत से इस घर में रह सकती हूँ? कैसे अब मैं किसी भी बात के लिए जिद कर सकती हूँ? कैसे मैं किसी बात पर रूठ सकती हूँ? जिद करने और रूठने का हक भी तो मुझे अनाथ के पास नहीं रहा ना मम्मी। ओह गॉड पंखुड़ी, ये क्या अनाथ अनाथ की रट लगा रखी है तूने? इनफ पंखुड़ी, अब बंद भी करो अपनी अनाथ की रट। अब राहुल इतनी जोर से चिल्लाया कि पंखुड़ी एकदम से खामोश हो गई। राहुल ने पंखुड़ी का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए मिरर के सामने ले गया। फिर पंखुड़ी का सिर उठाते हुए उसने जोर से कहा, देख सामने मिरर में, हम दोनों में तुझे क्या कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? क्या हम दोनों एक ही फैमिली के बच्चे नहीं लगते? क्या कोई भी ये कह सकता है कि तू मेरी बहन नहीं है? हाँ देख पंखुड़ी, पंखुड़ी मैं सच्चाई नहीं जानता और ना ही जानना चाहता हूँ। मुझे बस इतना मालूम है कि तू मेरी बहन है और मैं तेरा भाई हूँ, समझ गई? या फिर अब तुझे एक चपत लगाकर समझानी होगी ये बात? पंखुड़ी से सकती हुई राहुल के गले लग गई। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। जो घर परिवार कल तक पंखुड़ी का अपना था, वो जैसे आज एक ही पल में बेगाना हो गया। डाइनिंग हॉल में बैठी महक ने अपनी मम्मा से पूछा, मम्मा जो आपने पंखुड़ी के बारे में अभी अभी कहा, क्या वो सच है? क्या सचमुच पंखुड़ी एक अनाथ लड़की है? क्या वो आंटी की अपनी बेटी नहीं है? मम्मा कुछ कहते हैं कि मिस्टर माथुर गरजते हुए बोले, खबरदार जो किसी ने पंखुड़ी को अनाथ कहा तो। पंखुड़ी भी इसी परिवार की बेटी है, उसका भी इस घर परिवार पर उतना ही हक है जितना महक और पीयू का। पंखुड़ी किसी भी मायने में महक और पीयू से कम नहीं है, बल्कि पंखुड़ी तो इन दोनों से रूप और गुण दोनों में ही बहुत आगे है। महक की मम्मा ये बात सुनते ही गुस्से में बोली, अरे उस सड़क छाप पंखुड़ी से मेरी महक और पीयू को कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आपके चीखने चिल्लाने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। पता नहीं उस लावारिस अनाथ लड़की ने आप पर क्या जादू कर दिया है जो उसे उठाकर घर पर ले आए थे। और आपकी भाभी ने भी पल भर नहीं सोचा, पंखुड़ी को गोद ले लिया। अरे उनका तो चलो समझ में आता है कि बेचारी बिना बाल बच्चे की विधवा औरत को जिंदगी बिताने के लिए एक सहारा चाहिए था, लेकिन आपको ऐसी क्या हमदर्दी है पंखुड़ी से जो अपनी बेटियों को छोड़कर उस सड़क छाप पंखुड़ी की तरफदारी कर रहे हैं? बस अब अगर एक और शब्द भी कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। पंखुड़ी कोई सड़क छाप नहीं है, एक शरीफ और इज्जतदार बाप की बेटी है। मिस्टर माथुर ने एक एक शब्द चबाते हुए कहा। मिस्टर माथुर ने अपनी बात इतनी जोर से कही कि उनकी बीवी और दोनों बेटियां महक और पीयू तीनों शॉक होकर मिस्टर माथुर की ओर देखने लगी। राहुल ने पंखुड़ी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर सीधी सीढ़ियां उतरते हुए नीचे डाइनिंग हॉल में चला आया। राहुल और पंखुड़ी को देखते ही मिस्टर माथुर तेजी से उनकी तरफ बढ़े। राहुल ने शिकायती लहजे में कहा, ओफो डैड, इस पंखुड़ी को जरा डांट लगाइए, कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रही है। अनाथ और लावारिस होने की रट लगाए हुए ये अनाथ आश्रम जाना चाहते हैं। पंखुड़ी फिर से रोती बिलखती हुई बोली, अंकल आपने क्यों मुझसे ये सच्चाई छुपा के रखी? क्यों लेकर आए मुझे इस घर में? अंकल ने रुधे गले से कहा, पंखुड़ी बेटा, मैं तुम्हें महक और पीयू की तरह अपनी ही बेटी मानता हूँ। मेरे लिए तुम्हारी खुशी हमेशा सबसे बढ़कर है। तो फिर प्लीज मुझे किसी अनाथ आश्रम में जाने की परमिशन दे दीजिए अंकल। मैं अब इस घर में और नहीं रह सकती। मुझे हर पल यही एहसास होगा कि मैं आप सबकी दया और एहसान पर पल रही हूँ और किसी की दया के सहारे जिंदगी काटना मुझे मंजूर नहीं है अंकल। प्लीज अंकल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पंखुड़ी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। तभी राहुल ने पंखुड़ी की ओर सीधे देखते हुए कहा, तो ये तेरा फाइनल डिसीजन है कि तुझे अब इस घर में नहीं रहना? पंखुड़ी ने सिर हिला दिया और बोली, हाँ भैया, ये मेरा फाइनल डिसीजन है कि मैं अब एक दिन भी इस घर में नहीं रहूंगी। मेरा दम घुट रहा है इस घर की चारदीवारी में। मुझे यहाँ से अब जाना ही होगा भैया। राहुल ने लंबी सांस ली और बोला, ओके पंखुड़ी, तुम जाओ और अपनी पैकिंग कर लो। मैं तुम्हें कल सुबह यहाँ से ले जाऊंगा। अब तुम इस घर और इस शहर से दूर दिल्ली में रहोगी। एंड डोंट वरी, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखूंगा। दिल्ली में बहुत सारे गर्ल्स हॉस्टल हैं और साथ ही पीजी फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तुम्हें जहाँ भी ठीक लगे तुम वहाँ आराम से रहना और आगे की स्टडीज भी दिल्ली के कॉलेज से ही करना। पंखुड़ी के चेहरे पर पल भर के लिए चमक आ गई, लेकिन फिर वो तुरंत बोली, पर भैया आप क्यों बेवजह मेरे लिए परेशानी उठा रहे हैं? मैं कर लूंगी कहीं ना कहीं अपना अरेंजमेंट। अब राहुल ने झल्लाते हुए कहा, तो क्या किसी फुटपाथ पर या रेलवे प्लेटफॉर्म पर रहने का इरादा है तेरा? पंखुड़ी अब एक शब्द भी और मत बोलना इस बारे में। चुपचाप अपने रूम में जा और पैकिंग कर। पंखुड़ी कुछ सोचकर खामोशी से अपने रूम की तरफ चल दी। मिस्टर माथुर ने राहुल को घूरते हुए कहा, राहुल, तुमने हमसे बिना कोई डिस्कशन किए इतना बड़ा फैसला ले लिया। क्या तुम इतने समझदार हो गए हो कि हमसे कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं रही तुम्हें? राहुल फौरन जवाब में बोला, डैड डोंट टेक मी रॉन्ग। पंखुड़ी इस समय इतनी ज्यादा अपसेट है कि वो नादानी में कोई भी गलत कदम उठा सकती है। मैंने तो बस पंखुड़ी को एक सही डायरेक्शन देने की कोशिश की है। अगर वो किसी गलत रास्ते पर चल पड़ी तो क्या आप ये बर्दाश्त कर पाएंगे? मिस्टर माथुर खामोश होकर सोचने लगे। महक की मम्मा चिढ़ते हुए बोली, अरे क्या हो गया तेरे दिमाग को राहुल? क्यों उस अनाथ के लिए इतना झंझट कर रहा है? एक तो पहले ही तेरे डैड ने उसे घर में लाकर इतनी बड़ी परेशानी खड़ी कर दी। राहुल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो सर्द लहजे में बोला, मम्मा
मैं नहीं जानता कि आपको पंखुड़ी से क्या प्रॉब्लम है। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि जब मैं छोटा था तो एक दिन डैड ने एक प्यारी सी छोटी सी गुड़िया मेरी गोद में देते हुए कहा था, राहुल ये तुम्हारी छोटी बहन है। और उसी पल से मैं उस गुड़िया सी बहन को प्यार करने लगा। इतने बरसों में मैंने पंखुड़ी को अपनी सगी बहन महक की तरह ही प्यार दुलार दिया है, तो अचानक आज कैसे मैं पंखुड़ी से नफरत करने लगूं? कैसे अपना प्यार समेट लूं? मिस्टर माथुर रुआसी होकर बोले, राहुल बेटा, तुमने आज पंखुड़ी को दिल्ली ले जाने की बात कहकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, बहुत बड़ा। क्योंकि पंखुड़ी ये सच्चाई जानने के बाद इस घर में पहले की तरह नहीं रह सकती थी। वहाँ दिल्ली जाकर शायद पंखुड़ी नए माहौल में अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दे सके। राहुल ने सिर हिलाते हुए बोला, डेफिनेटली डैड। मैंने यही सोचकर ही तो पंखुड़ी को दिल्ली ले जाने की बात सोची है। डैड कुछ पल सोचने के बाद बोले, बट राहुल तुम इतनी जल्दी ये सब कैसे करोगे? अभी तो दिल्ली के कॉलेज में पंखुड़ी को सीट मिलना इम्पॉसिबल है, और फिर यहाँ के कॉलेज से भी तो पंखुड़ी का एलसी वगैरह निकालने में समय लगेगा। तो तुमने तो कल ही जाने की प्लानिंग कर ली, कैसे मैनेज करोगे तुम बेटा? राहुल ने अपने डैड के कंधे पर हाथ रखकर नरमी से कहा, हो डैड, कूल डाउन, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। दिल्ली में मेरा एक फ्रेंड है अमित कुमार, उसके डैड वहाँ के एक गर्ल्स कॉलेज के ट्रस्टी हैं। वो तो पंखुड़ी का एडमिशन अपने कॉलेज में तुरंत करवा देंगे। और रहा सवाल यहाँ के कॉलेज से पंखुड़ी की एलसी निकालने का, तो डैड आपके यहाँ इतनी जान पहचान है, आप एक हफ्ते के अंदर पंखुड़ी की एलसी कॉलेज से लेकर दिल्ली कुरियर कर दीजिएगा। तब तक मैं अमित के डैड से बात कर लूंगा और साथ ही पंखुड़ी के रहने के लिए हॉस्टल या पीजी का अरेंजमेंट कर लूंगा। उसके डैड के चेहरे पर अब मुस्कान सी उभर आई। उन्होंने बिना कुछ बोले राहुल को गले लगा लिया। इधर पंखुड़ी अपने रूम में आकर पैकिंग करने लगी। रात बहुत हो चुकी थी, लेकिन पंखुड़ी और उसकी मम्मी दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी। मम्मी बड़ी खामोशी से पंखुड़ी को बैग पैक करते हुए देख रही थी, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी पंखुड़ी से कुछ पूछने की। पंखुड़ी ने अपने बैग में कपड़े रखते हुए मम्मी से कहा, मैं कल सुबह राहुल भैया के साथ दिल्ली जा रही हूँ, अब इस घर में शायद कभी मेरा आना नहीं होगा। मम्मी ने तैश में आते हुए कहा, हाँ चली जा, तू जहाँ तेरा मन हो चली जा, मैं हुई कौन तेरी? बचपन से तुझे अपने दिल का टुकड़ा बनाकर रखा और उसका सिला तूने मुझे ऐसे दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि तेरे जाने के बाद मैं यहाँ अकेले कैसे और किसके लिए जीऊंगी। तू एक काम क्यों नहीं करती पंखुड़ी? हाँ, तू अपने हाथों से मेरा गला घोट दे, घोट दे। आखिर तुझे प्यार से पालने पोसने की सजा तो मिलनी चाहिए ना मुझे। पंखुड़ी फूट फूट कर रो पड़ी, फिर से सकती हुई बोली, मम्मी मम्मी प्लीज आप मुझे गलत मत समझिए, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपने तो मुझे अनाथ को अपना समझा, लाड प्यार से बड़ा किया। बस अगर आप मुझे बचपन में ये सच बता देती कि मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ, तो शायद अचानक ये सच जानकर मैं इस तरह से टूटती नहीं। मम्मी ने पंखुड़ी की भीगी आंखों को देखा, फिर उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, पंखुड़ी बेटा अब मैं तुझे नहीं रोकूंगी। तेरी बातों ने मुझे समझा दिया है कि अब तू कभी भी मुझे वो प्यार और सम्मान नहीं दे सकती जो मुझे अपनी बेटी पंखुड़ी से अब तक मिल रहा था। जा बेटा, तू अपनी जिंदगी के हिसाब से जी, मेरा क्या है। जैसे अपने पति के बिना जीने की आदत डाली थी, वैसे ही अब तेरे बिना भी जीना सीख जाऊंगी। पंखुड़ी कुछ बोलती कि मम्मी तेजी से अपने कमरे में चली गई और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। पंखुड़ी स्टैच्यू बनी अपनी मम्मी को कमरे के अंदर जाते हुए देखती रही। उसके दिलो दिमाग ने जैसे सोचने समझने की ताकत खो दी थी। इधर महक ने अपने रूम में आकर कबीर को कॉल किया। हेलो कबीर, एक बड़ी ही जबरदस्त न्यूज है। यू नो कबीर, पंखुड़ी मेरी रियल कजिन नहीं है, अरे उसे तो अडॉप्ट किया गया था। कबीर शॉक्ड होकर बोला, व्हाट, अडॉप्ट किया था पंखुड़ी को? पर मैं कल दोपहर जब एक ज्वेलरी शॉप में गया था तो मैंने वहाँ मिस्टर माथुर को एक बहुत ही कीमती ब्रेसलेट खरीदते हुए देखा था। जानती हो उस ब्रेसलेट पर उन्होंने कुंदन से क्या लिखवाया था? पंखुड़ी। क्या? डैड ने इतना कीमती ब्रेसलेट पंखुड़ी के लिए खरीदा था? पर क्यों? महक जोर से चिल्ला उठी। महक ने हैरत से चिल्लाते हुए कबीर से पूछा, कबीर क्या तुम सच कह रहे हो? क्या रियली डैड ने एक बेशकीमती ब्रेसलेट पंखुड़ी के लिए खरीदा है? कबीर फौरन बोला, व्हाट यार महक, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा यार, तुम्हारे डैड ने रियली एक प्रेशियस ब्रेसलेट खरीदा है। आई थिंक कम से कम 20-25 लाख का तो होगा ही वो ब्रेसलेट। महक गुस्से से बोली, आज तक मुझे तो डैड ने कभी 1 लाख रुपए का भी कोई गिफ्ट नहीं दिया, और उस अनाथ सड़क छाप पंखुड़ी के लिए इतना महंगा ब्रेसलेट। कबीर ने महक को समझाते हुए कहा, महक आई थिंक तुम्हें थोड़ा सोच समझ कर काम करना चाहिए। तुम अपने डैड से जाकर सीधे सीधे पूछना उस ब्रेसलेट के बारे में, और उस ब्रेसलेट पर अपना हक जमाते हुए वो ब्रेसलेट मांग लेना। महक सोचते हुए बोली, कबीर यू राइट, मैं ऐसा ही करूंगी। कल सुबह होते ही मैं डैड के पास जाकर वो ब्रेसलेट उनसे लेकर ही रहूंगी। हाँ, कल सुबह मैं कॉलेज नहीं आऊंगी क्योंकि राहुल भैया ना कल सुबह दिल्ली जाने वाले हैं और पंखुड़ी भी उनके साथ ही जाने वाली है। पर हो सकता है कल शाम को मैं तुमसे मिलने चली आऊं, बस वो ब्रेसलेट एक बार मेरे हाथ में आ जाए। कबीर भी तुरंत चहकते हुए बोला, तो फिर माय लव, ब्रेसलेट मिलने की खुशी में तुम मुझे क्या दोगी? महक हंस पड़ी। ओह कबीर, पहले मिलने तो दो ब्रेसलेट। कबीर शरारत से बोला, जान ब्रेसलेट मिलने की ट्रीट बाद में ले लूंगा, बट ब्रेसलेट की खबर बताने का कुछ तो इनाम दो यार।
प्लीज महक, जरा झलक तो दिखाओ जानो, दिल तरस रहा है मेरा। और कबीर ने फौरन वीडियो कॉल ऑन कर दिया। महक को देखते ही कबीर ने अपने होठ गोल करते हुए महक को इशारा किया। महक ने पल भर के लिए सोचा, फिर मोबाइल सामने रखकर मुस्कुराते हुए अपना टॉप उतारने लगी। कबीर की सांसें गर्म होने लगी। वो आहें भरता हुआ बोला, ओह डियर, यू आर सो सो ब्यूटीफुल। इधर पंखुड़ी सारी रात अपने रूम में बेचैनी से चहलकदमी करती रही। वो बार बार अपने रूम को प्यासी नजरों से देख रही थी। आज कुछ देर पहले तक जो कमरा उसका अपना था, जहाँ आकर पंखुड़ी को सुकून का एहसास होता था, आज उसी कमरे में मानो पंखुड़ी का दम घुट रहा था। पंखुड़ी को लगा जैसे इस कमरे की हर एक चीज आज उसका मजाक उड़ा रही है। सुबह होते ही पंखुड़ी जल्दी जल्दी तैयार हुई और अपना बैग लेकर मम्मी के रूम के सामने पहुंच गई। पंखुड़ी ने दरवाजे पर नॉक करते हुए धीरे से कहा, मम्मी मैं अब जा रही हूँ यहाँ से, हमेशा के लिए। क्या एक बार मुझे अपना आशीर्वाद नहीं देंगी आप? कमरे का दरवाजा एक झटके से खुल गया। मम्मी दरवाजा खोलकर बाहर आई और उनकी लाल लाल सूजी हुई आंखें बता रही थी कि मम्मी सारी रात रोती रही हैं। मम्मी ने अपना कांपता हुआ हाथ पंखुड़ी के सिर पर रखा और फिर फौरन वापस कमरे के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। पंखुड़ी के आंसू छलक पड़े, लेकिन वो ठंडी सांस लेकर बैग पकड़े हुए सीढ़ियों से उतरने लगी। नीचे हॉल में भी राहुल रेडी होकर अपना बैग लिए हुए डैड से बात कर रहा था। पंखुड़ी को देखते ही मिस्टर माथुर ने पीयू को आवाज दी, पीयू पंखुड़ी के लिए चाय लेकर आओ। पंखुड़ी ने मना कर दिया, नहीं अंकल, चाय की जरूरत नहीं है। पीयू ने एक कप चाय लाकर पंखुड़ी को जबरन पकड़ाते हुए कहा, दी क्या आपको पीयू की बनाई चाय भी नहीं पसंद? पंखुड़ी ने किसी तरह चाय गटकी और पीयू को हल्के से हक करके बोली, पीयू जब मैं कुछ बन जाऊंगी ना तो तुम्हें अपने पास जरूर बुलाऊंगी, आओगी ना मुझसे मिलने के लिए पीयू? पीयू भी पंखुड़ी से लिपट गई। महक और उसकी मामा जानबूझकर अंदर अपने कमरे में थे। अचानक ही महक को ध्यान आया, कहीं डैड वो ब्रेसलेट पंखुड़ी को अभी तो नहीं दे देंगे। महक आंधी तूफान की तरह अपने रूम से बाहर आई और राहुल के पास जाकर बोली, क्या भैया इस बार तो आप हमारे साथ रहे ही नहीं, इतनी जल्दी वापस दिल्ली जा रहे हो? राहुल सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा दिया। महक ने पंखुड़ी को एक नजर देखा, फिर सपाट लहजे में कहा, पंखुड़ी कभी वक्त मिले तो मिलने आना। पंखुड़ी ने गर्दन हिला दी और राहुल से बोली, भैया आप चलो ना जल्दी, और कितनी देर लगाओगे? राहुल ने अपना बैग उठाया और डैड की ओर देखा। मिस्टर माथुर फौरन बोले, चलो ना तुम दोनों गाड़ी में, मैं बस 5 मिनट में आता हूँ। राहुल और पंखुड़ी दोनों ने पीयू और महक को बाय किया और दरवाजे से बाहर निकल गए। मिस्टर माथुर जैसे ही अपने रूम से बाहर निकलकर दरवाजे की ओर बढ़े, महक लपकती हुई उनके पास आकर बोली, डैड आप पंखुड़ी को कोई गिफ्ट देने वाले हैं क्या? मिस्टर माथुर ने हैरानी से पूछा, इस सवाल का क्या मतलब हुआ? मैं पंखुड़ी को अगर कुछ दूंगा भी तो वह आशीर्वाद होगा मेरा। गिफ्ट तो हम परायों को देते हैं और पंखुड़ी तो मेरी अपनी है, मेरे कलेजे का टुकड़ा है वो। महक कसमसाती हुई बोली, ओह डैड आई मीन टू से कि आप पंखुड़ी को कोई ज्वेलरी वगैरह तो। अब मिस्टर माथुर ने घूरते हुए महक को देखा और फिर बिना कुछ बोले सीधे बाहर निकल गए। महक भी दौड़ती हुई अपने डैड के पीछे चली गई। वो देखना चाहती थी कि पंखुड़ी को उसके डैड क्या दे रहे हैं। महक पोर्च में आकर खड़ी होकर गौर से पंखुड़ी और अपने डैड पर नजर गड़ाए देखने लगी। मिस्टर माथुर ने गाड़ी में बैठी पंखुड़ी के हाथ में एक पैकेट पकड़ाते हुए भरी गले से कहा, सोचा था कि तुम्हारी शादी के दिन मैं ये तुम्हें विदाई में दूंगा, पर अब लगता है कि पता नहीं तुम्हारी शादी होने तक मैं जिंदा भी रहूंगा या नहीं, इसलिए मुझ पर एहसान करो और ये मेरी तरफ से आशीर्वाद समझ कर रख लो बेटा। पंखुड़ी के चेहरे पर भी गम का सागर उमड़ने लगा, लेकिन किसी तरह पंखुड़ी ने अपने आप को कंट्रोल करते हुए मिस्टर माथुर से कहा, आप ऐसी बातें मत कीजिए अंकल, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपके आशीर्वाद के बिना मेरी शादी नहीं होगी। मेरा इतना तो हक बनता है ना अंकल कि मैं आपको अपनी शादी में बुला सकूं। मिस्टर माथुर अब फूट फूट कर रो पड़े। राहुल ने अपने डैड को सांत्वना दी, डैड प्लीज डोंट क्राई, मैं हूं ना, मैं पंखुड़ी का ख्याल बहुत अच्छी तरह से रखूंगा। चलिए अब जल्दी से, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। मिस्टर माथुर ने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू पोंछे और फिर ड्राइविंग सीट पर आकर उन्होंने गाड़ी स्टार्ट कर दी और भर्राटे से गाड़ी दूर निकल गई। महक इधर बौखला सी गई। वो तेजी से घर के अंदर आई और चिल्लाई, मामा मामा कम यहाँ मामा। मामा जैसे अपने रूम से बाहर निकली, हॉल में सन्नाटा देखकर मुंह बनाती हुई बोली, चली गई वो सड़क छाप यहाँ से। महक गुस्से से बोली, हाँ मम्मा वो लड़की तो यहाँ से चली गई, लेकिन 25 लाख का ब्रेसलेट साथ लेकर गई है। क्या? हाय ये तू क्या कह रही है महक? 25 लाख का ब्रेसलेट पंखुड़ी लेकर चली गई? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ महक। मम्मा शौक होकर हकलाने लगी। महक ने अब मम्मा के बिल्कुल करीब आते हुए कहा, बस आप तो इसी तरह अनजान बनकर बैठी रहो और डैड उस अनाथ पर अपनी सारी दौलत लुटा देंगे। अरे अभी अभी डैड ने मेरे सामने 25 लाख का ब्रेसलेट उसे दिया है। डैड से कह देना कि मुझे भी वैसा ही ब्रेसलेट चाहिए। आफ्टर ऑल मैं उनकी अपनी बेटी हूँ, क्या वो मुझे उस अनाथ लावारिस लड़की के बराबर भी नहीं दे सकते? महक की मम्मा ने गुस्से से उफनते हुए कहा, महक अगर तेरी बात सच निकली ना तो आज तेरे डैड की खैर नहीं। अरे 25 लाख कोई मामूली रकम तो नहीं है कि उठा के उस लावारिस को दे दिया।
महक बड़बड़ाती हुई बोली, लावारिस तो मुझे बना दिया डैड ने। पर मैं कह देती हूँ, अगर डैड ने आज के आज मुझे भी 25 लाख का ब्रेसलेट नहीं दिया ना तो फिर मैं भी ये घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। तभी डोरबेल की आवाज गूंजी। महक सोच में डूबी हुई दरवाजे की तरफ लपकी। दरवाजा खोलते ही सामने कबीर नजर आया। कबीर तुम इतनी सुबह? दरवाजे पर खड़े कबीर को देखते ही महक हैरानी से बोल उठी। महक की मामा ने दूर से ही झांक कर देखा और फिर अंदर चली गई। कबीर मुस्कुराते हुए बोला, ओ बेबी, कल रात जो तुमने वो झलक दिखाई थी ना अपने हुस्न की, फिर तो मैं सारी रात सो ही नहीं पाया। सुबह होते ही तुम्हें देखने फौरन सीधे यहाँ ही चला आया। महक ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, ओ कबीर तुम भी ना, अब यहाँ ऐसे सीधे घर चले आए। तुम्हें पता है ना मेरी फैमिली भी यहाँ मेरे साथ रहती है, मैं कोई अकेली तो रहती नहीं हूँ यहाँ जो तुम घर ही आ गए। कबीर ने आगे बढ़कर बड़े प्यार से महक के होठों पर अपनी उंगलियां फिराते हुए कहा, माय लव, तुमने तो कल बताया था ना कि पंखुड़ी और राहुल आज सवेरे दिल्ली जाने वाले हैं। अब उन्हें ड्रॉप करने तुम्हारे डैड भी तो जाएंगे ही, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे घर चलकर उस ब्रेसलेट की एडवांस टिप वसूल कर लूं। महक का चेहरा लाल हो गया। वो धीरे से बोली, कबीर कबीर तुम। कबीर ने अब महक का हाथ पकड़ा और फुसफुसाते हुए कहा, जान, बातों में टाइम वेस्ट मत करो प्लीज, अपने रूम में चलो, तुम्हारे डैड के आने से पहले मैं घर चला जाऊंगा। महक ने कबीर की आंखों में लहराती बेचैनी और तड़प देखी, फिर गर्दन हिलाते हुए बोली, ओके बट प्रॉमिस करो, अब फिर से मेरे घर ऐसे अचानक नहीं आओगे। प्रॉमिस बेबी, पर प्लीज अब जल्दी चलो ना रूम में। कबीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा। महक ने पलटकर घर के अंदर देखा लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। महक समझ गई कि उसकी मम्मा अपने रूम में चली गई हैं। पीयू तो पंखुड़ी और राहुल के जाते ही सीधे अपने कमरे में चली गई थी। किसी को आसपास न देखकर महक ने कबीर का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अपने रूम में चली आई। रूम में आते महक ने फौरन दरवाजा बंद कर दिया। महक के दरवाजा बंद करते ही कबीर ने लपक कर उसे अपनी बाहों में इस तरह जकड़ लिया कि महक की सांस ही घुटने लगी। महक ने अपने आप को कबीर की बाहों से छुड़ाने की कोशिश की लेकिन कबीर ने महक को सीधे बेड पर धकेल दिया। कुछ देर बाद जब महक ने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर देखा और जब उसे ममा और पीयू नहीं दिखाई दिए तो उसने कबीर को जल्दी से कमरे से बाहर बुलाया और धीमी आवाज में बोली, अब जल्दी जाओ यहाँ से, नहीं तो डैड आ जाएंगे। कबीर ने मुस्कुराते हुए महक के गाल पर एक किस करके कमरे से बाहर निकल जाना ही बेहतर समझा। महक ने कबीर के जाते ही कमरे को ठीक किया, फिर अपने कपड़े और बाल ठीक करके वो बाहर आई और ममा को आवाज देती हुई बोली, ममा एक कॉफी बनाओ ना मेरे लिए। ममा ने महक को एक कप चाय पकड़ाते हुए कहा, जा पहले ये चाय जाकर ऊपर अपनी आंटी को दिया, नहीं तो तेरे डैड आते ही मुझ पर बरस पड़ेंगे, उनकी लाडली भाभी जी को चाय क्यों नहीं दी बोलकर। महक ने चाय का कप लिया और बोली, ओफ पीयू को क्यों नहीं भेज दिया आपने, और है कहाँ ये लड़की। ममा ने हाथ लहराते हुए कहा, पता नहीं, मैंने तो उसे कब से देखा ही नहीं, जब से उसके स्कूल के वेकेशंस लगे हैं ना, वो बस दिन रात घूमती फिरती रहती है, कहीं होगी अपनी किसी फ्रेंड के घर। महक ने मुंह बिचकाते हुए कप लिया और धड़धड़ाती हुई सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंच गई और कमरे के दरवाजे पर नॉक करती हुई जोर से बोली, आंटी आंटी आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। पंखुड़ी की मम्मी ने कमरे का दरवाजा खोला और धीरे से बोली, टेबल पर कप रख दे महक, मैं बाद में पी लूंगी। महक कुछ सोचती हुई आगे बढ़ी और पंखुड़ी की मम्मी का हाथ पकड़ते हुए बोली, ओह आंटी, क्या मैं आपकी बेटी नहीं लगती, क्या आप मेरी लाई हुई चाय भी नहीं पियेंगी। पंखुड़ी की मम्मी की आंखें छलक उठी। वो महक के हाथ से कप लेकर सोफे पर बैठ गई, फिर चाय पीकर कप टेबल पर रखते हुए महक से बोली, महक अगर तू और पीयू नहीं होते ना तो शायद अब तक मैंने जहर पी लिया होता। अब तुम ही दोनों तो हो जिन्हें मैं प्यार दुलार कर सकती हूँ। वो पागल तो अब अपनी अलग दुनिया बसाने चली गई। महक ने मीठी सी आवाज में कहा, आप फिक्र मत कीजिए आंटी, अब मैं आपका पंखुड़ी से भी ज्यादा ख्याल रखूंगी। पंखुड़ी की मम्मी ने महक के सिर पर हाथ फेरा और फिर बोली, अब मैं ठीक हूँ बेटा, अपनी मम्मा से कहना कि मैं थोड़ी देर में नहा धोकर रेडी होकर नीचे आती हूँ। आज मंदिर जाने का बड़ा मन कर रहा है, शायद भगवान ही मेरे मन की पीड़ा को दूर करेंगे। महक ने सिर हिलाया और कप लेकर नीचे चली गई। पंखुड़ी की मम्मी उठी और सबसे पहले पंखुड़ी के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद करके लॉक कर दिया। फिर ठंडी सांस लेते हुए ऐसे वॉशरूम की तरफ चलती मानो किसी के अंतिम क्रियाकर्म से लौट कर आ रही हूँ। महक नीचे आई और अपनी मम्मा से बोली, मम्मा आंटी तो पंखुड़ी के दिल्ली जाने से एकदम ही दुखी हो गई हैं, ऐसा लग रहा था मानो उनमें जान ही ना हो। मम्मा ने मुंह बनाते हुए कहा, अब दुखी तो होगी, पर आई चीज को अपना बनाने चली थी। अरे मैंने तो बरसों पहले ही मना कर दिया था कि इस लावारिस को अपनी बेटी मत बनाओ, लेकिन तब तो उन्हें पंखुड़ी की सूरत देखते ही जाने क्या हो गया कि बिना सोचे समझे उन्होंने पंखुड़ी को अडॉप्ट कर लिया। महक ने सोचते हुए पूछा, बट मम्मा मुझे अब तक ये समझ नहीं आ रहा है कि पंखुड़ी आखिर डैड को मिली कहाँ से और डैड उसे लेकर सीधे घर ही क्यों चले आए। मम्मा ने गर्दन झटकते हुए कहा, अरे मिली होगी किसी फुटपाथ पर, अब अनाथ लावारिस का और कहाँ ठिकाना हो सकता है। तुम्हारे ताऊजी को गुजरे हुए 1 साल हो चुका था और तुम्हारी आंटी ना दिन भर आंसू बहाती रहती थी। मैंने तो तब कई बार कहा कि महक भी तो आप ही की बेटी है भाभी जी, इसके साथ ही खेल कर अपना जी बहला लिया करो। फिर एक दिन जैसे ही पंखुड़ी को लेकर तुम्हारे डैड घर आए, भाभी जी ने लपक कर उसे अपनी गोद में ले लिया। तुम्हारे डैड ने उस अनाथ का नाम पंखुड़ी रखा और उसे हमेशा के लिए इस घर में रख लिया। महक कुछ पूछती कि तभी बाहर डैड की गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। महक जल्दी से गेट खोलने भागी। डैड ने गाड़ी पोर्च में खड़ी की और फिर थके हारे कदमों से घर के अंदर आए। हॉल में रखे सोफे पर डैड बैठे और महक से पानी लाने को कहा। महक खामोशी से पानी लेकर आ गई। डैड ने एक सांस में ही पूरा पानी गटक लिया और फिर आंखें मूंद कर सोफे पर सिर टिकाकर बैठ गए।
तभी महक की मम्मा आकर बोली, कितनी देर लगा दी आपने, कहाँ रह गए थे? डैड ने धीरे से कहा, वो पंखुड़ी के कॉलेज से होता हुआ आ रहा हूँ, उसके एलसी के लिए एप्लीकेशन दी है। महक ने अपनी मम्मा को इशारा करते हुए ब्रेसलेट के बारे में पूछने को कहा। मम्मा ने पूछा, सुना है कि आपने पंखुड़ी को कोई ज्वेलरी गिफ्ट की है? पंखुड़ी को अपनी ससुराल तो जान आ रही थी जो उसे ज्वेलरी गिफ्ट करती। अपनी बीवी की बात पूरी होने से पहले मिस्टर माथुर सोफे से उठकर खड़े हो गए, फिर अपने रूम की ओर जाते हुए बोले, मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना, मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ। महक और उसकी मम्मा दोनों मुंह लटकाए उन्हें देखते रह गए। तभी पीयू उछलती कूदती अंदर आई और सीधे अपने कमरे में चली गई। पीयू के हाथ में एक बड़ा सा पैकेट था। महक फौरन लपकती हुई पीयू के कमरे में पहुंची। पीयू अपने साथ लाए पैकेट को अपने कबर्ड में रख रही थी। पीयू, कहाँ थी तू इतनी देर से, और इस पैकेट में क्या है? हाँ, महक ने सपाट लहजे में पूछा। पीयू थोड़ी सकपका गई, फिर जल्दी से बोली, ओ दी, मैं तो बस यही अपने फ्रेंड के घर गई थी पास में। वो मेरी फ्रेंड ने मुझे ये ड्रेस दी है, उसके डैडी एक जैसी 2 ड्रेसेस लेकर आए थे ना, इसीलिए। महक ने गौर से पीयू के चेहरे को देखा तो वो समझ गई कि पीयू एकदम साफ झूठ बोल रही है। महक ने एक कड़ी नज़र पीयू पर डाली और उसके कमरे से निकल गई। तभी महक को पीयू के मोबाइल बजने की आवाज़ सुनाई थी। कुछ सोचकर महक दरवाजे के पास ही छुपकर खड़ी हो गई। पीयू मोबाइल पर किसी से बोल रही थी, ओह डियर, आई एम वेरी हैप्पी, तुमने मुझे आज बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है, थैंक यू सो मच कबीर। महक तो जैसे आसमान से गिरी। महक हैरत से पीयू के रूम के बाहर कान लगाए हुए पीयू की बातें सुन रही थी। पीयू आराम से अपने बेड पर लेटे लेटे कबीर से कॉल पर बात कर रही थी। ओह कबीर, तुमने मुझ पर क्या जादू कर दिया है, मुझे तो अब आईने में भी अपना नहीं बल्कि तुम्हारा चेहरा दिखता है। कबीर बड़े प्यार से बोला, ओह पीयू, यू आर सो स्वीट दैट आई एम ओनली ड्रीमिंग ऑफ यू डे एंड नाइट। कबीर की प्यार भरी बातें सुनते ही पीयू की धड़कनें तेज हो गईं। वो जैसे सपनों की दुनिया में खोने लगी। कबीर, कबीर, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? कबीर ने बड़े स्टाइल से कहा, बेबी डॉल, ये बात तुम मुझसे नहीं अपने दिल से पूछो जान, क्योंकि मेरा दिल तो तुम्हें देखते ही मेरे सीने से निकलकर तुम्हारे पास चला गया। फिर कुछ रुककर कबीर धीरे से बोला, पीयू मेरी जान, मेरे दिल को बहुत प्यार से संभाल कर रखना, बड़ा नाजुक और प्यारा है मेरा दिल। बोलो, प्यार से रखोगे ना इसे संभाल कर? पीयू तो जैसे हवा में उड़ने लगी। ओह गॉड, रियली कबीर, आई कांट बिलीव दिस डियर, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? क्यों? तुम इतने डैशिंग हैंडसम हीरो और मैं झल्ली स्कूल गर्ल, मुझे तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कबीर। कबीर ने अब शरारती लहजे में कहा, तो फिर अब तो एक ही रास्ता है मेरे पास अपनी जानू को यकीन दिलाने का, तुम कहो तो बताऊं वो रास्ता तुम्हें? पीयू ने लरसते होठों से पूछा, बताओ ना डियर, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। कबीर ने अब एक एक वर्ड पर जोर देते हुए कहा, पीयू, अगर तुम्हें मेरे प्यार का सबूत चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ एक होटल में चलना पड़ेगा। होटल में? यू मीन टू से रेस्टोरेंट? पीयू ने हैरानी से पूछा। कबीर फौरन बोला, ओह नो नो बेबी, रेस्टोरेंट नहीं, होटल। होटल के रूम में तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। कबीर की बात सुनते पीयू खामोश हो गई। कबीर ने जल्दी से पीयू को बहलाते हुए कहा, जरा सोचो पीयू, सोच के देखो तुम, शानदार एसी रूम, मखमली बेड और उस मखमली बेड पर मैं और तुम, पीयू माय बेबी। होटल के उस रूम में मैं तुम्हें अपने प्यार का अच्छी तरह से यकीन दिला दूंगा, फिर देखना तुम सपने में भी सिर्फ मेरे और मेरे प्यार के बारे में ही सोचोगी। कबीर की प्यार भरी बातों से पीयू की सांसें गर्म होने लगी। वो अपने धड़कते दिल को किसी तरह से काबू में करती हुई बोली, कबीर, ओ कबीर, तुम्हारी बातों ने मेरे दिल में हलचल सी मचा दी है। ओ कबीर, काश कि इस वक्त तुम मेरे सामने होते। महक कमरे के बाहर खड़ी खड़ी जलते अंगारे की तरह सुलग रही थी, लेकिन वो किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए दरवाजे के पास छुप कर खड़ी रही। इधर मिस्टर माथुर का मोबाइल बजा तो उन्होंने चौंक कर देखा। राजन के डैड मिस्टर संजय का कॉल था। बेमन से मिस्टर माथुर ने कॉल रिसीव करते हुए कहा, हेलो। मिस्टर संजय फौरन बोले, हेलो माथुर, मैंने तुम्हें पहले भी कॉल करके समझाया था कि राजन को पंखुड़ी इतनी पसंद आ गई है कि वो सिर्फ और सिर्फ पंखुड़ी से ही शादी करना चाहता है। मुझसे कॉल पर बात करते हुए कितना दुखी था मेरा बेटा राजन। मिस्टर माथुर ने रुखाई से कहा, संजय, मैंने पहले भी राजन से कह दिया था कि वो पंखुड़ी का ख्याल छोड़ दे। मिस्टर संजय ने तमकते हुए कहा, अरे वाह, क्या कोई खेल चल रहा है यहाँ? तुमने ही तो पहले सामने से पंखुड़ी की शादी की बात छेड़ी थी ना, और अब जब राजन को पंखुड़ी पसंद आ गई है तो तुम अब शादी से मना कर रहे हो? भूलो मत माथुर, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, अरे कम से कम दोस्ती की तो लाज रख ली होती तुमने। मिस्टर माथुर ने गुस्से से कहा, मैंने दोस्ती का मान रखा था, इसीलिए राजन को धक्के देकर घर से नहीं निकाला, नहीं तो तुम्हारे बेटे के कारनामे तो ऐसे ही थे कि उसे मुझे घर में पैर भी नहीं रखने देना चाहिए था। मिस्टर संजय का पारा चढ़ गया। हो, इतना गुरूर किस बात का है? हाँ, यहाँ लंदन में बड़े बड़े बिजनेसमैन अपनी बेटी का रिश्ता राजन से करवाना चाहते हैं। अरे तुम्हारी तो इज्जत बढ़ जाती राजन को अपना दामाद बनाकर, वो तो मैंने दोस्ती की खातिर राजन को तुम्हारे घर भेज दिया, नहीं तो मेरा राजन ना कभी 7 स्टार होटल से कम में नहीं ठहरता। मिस्टर माथुर अब एकदम सर्द लहजे में बोले, संजय, एक बात तुम और तुम्हारा बेटा अच्छी तरह से समझ लो, मैं किसी भी हालत में पंखुड़ी की शादी तुम्हारे राजन से नहीं करूंगा। और हाँ, एक बात और, पंखुड़ी को अब मैंने एक दूसरे शहर भेज दिया है,
वहाँ रहकर पंखुड़ी अपनी हायर स्टडीज कंप्लीट करेगी और फिर अपने फ्यूचर के बारे में डिसीजन लेगी। ओके, आई होप कि अब तुम कभी भी राजन और पंखुड़ी की शादी की बात नहीं करोगे मुझसे। बाय संजय। और मिस्टर माथुर ने कॉल डिस्कनेक्ट करके मोबाइल को ऐसे घूरा जैसे वो मोबाइल नहीं राजन का चेहरा। मिस्टर संजय ने कुछ देर सोच विचार किया, फिर उन्होंने राजन को कॉल लगाया। हेलो राजन, वो मैंने अभी अभी माथुर से बात की है। राजन खुश होते हुए बोला, ओह थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। मिस्टर संजय ने गहरी सांस ली और धीरे से बोले, सॉरी बेटा, वो मैंने बहुत कोशिश की उस माथुर को समझाने की, पर वो कमबख्त तो तुम्हारी और पंखुड़ी की शादी के लिए राजी नहीं हुआ। मैंने लाख समझाया, पर माथुर ने सीधा सपाट जवाब दे दिया कि वो किसी भी हालत में पंखुड़ी की शादी तुमसे नहीं करेगा। राजन एकदम शॉक्ड रह गया। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मिस्टर माथुर इतने सख्त हो जाएंगे। राजन ने उदास होते हुए धीरे से कहा, Dad, please do whatever you want, but I want to marry पंखुड़ी, or else I'll end this life. मिस्टर संजय एकदम से इमोशनल होकर बोले, Don't worry राजन, I will try my best. राजन को हिम्मत रखने के लिए कहकर मिस्टर संजय ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उनके दिलो दिमाग में माथुर का चेहरा घूम रहा था। इतनी लंबी दोस्ती में ये पहला ही ऐसा मौका था जब संजय की बात को माथुर ने बड़ी रुखाई से ठुकरा दिया था। इधर राहुल बड़ी मुश्किल से पंखुड़ी को समझा बुझाकर शांत करने की कोशिश में लगा हुआ था। अपनी मम्मी, अपना घर और अपना ये शहर हमेशा के लिए छोड़कर जाती हुई पंखुड़ी के दिल में एक तूफान सा उठ रहा था। पंखुड़ी बार बार अपने दिल में सोच रही थी, क्यों हुआ उसके साथ ऐसा? क्या गलती की थी पंखुड़ी ने कि एक ही झटके में उसकी मम्मी और उसका घर एकदम से पराया हो गया? अब वो अपने आप को आखिर क्या आइडेंटिटी देगी? जिस नाम और पहचान को वो अपना मानती थी, वो तो बेगाने निकले। राहुल टिश्यू पेपर देते हुए पंखुड़ी से बोला, पंखुड़ी प्लीज कूल डाउन। इस तरह रोती रहोगी तो लोग क्या सोचेंगे? अब तो तुम मेरे साथ दिल्ली चल रही हो ना, दिल्ली जाकर एक नई लाइफ शुरू करने वाली हो तुम, फिर क्यों पास्ट के बारे में सोच कर खुद को दुखी कर रही हो? राहुल की बातें सुनकर पंखुड़ी ने अपने बहते आंसुओं को टिश्यू पेपर से अच्छी तरह पोंछ डाला। फिर बोतल से पानी पीते हुए पंखुड़ी ने अपने दिल को मजबूत किया और एकदम गंभीर होकर खामोशी से राहुल की ओर देखने लगी। पीयू और कबीर इधर दोनों मोबाइल पर रोमांटिक बातों में खोए हुए थे। पीयू के कच्चे कोमल मन में कबीर ने अपनी प्यार भरी बातों का ऐसा जाल बिछा दिया कि पीयू सब कुछ भूलकर बस कबीर के ख्यालों में ही गुम होती जा रही थी। पीयू ने अपनी आंखें मूंदते हुए मीठी आवाज में कहा, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ कबीर। जितनी जल्दी हो सके तुम होटल में रूम बुक करो। मैं तुमसे होटल में मिलने आऊंगी कबीर, जरूर आऊंगी माय लव। अब महक से रहा नहीं गया। वो तिल मिलाती हुई एक झटके में पीयू के रूम का दरवाजा खोलकर उसके रूम में अंदर चली गई। कबीर से कॉल पर बात कर रही है ना तू पीयू? महक पर तो जैसे बिजली से गिर पड़ी। महक अपने आप को रोक नहीं सकी। वो एक झटके में पीयू के कमरे में घुसी और पीयू के हाथ से मोबाइल लेकर स्विच ऑफ कर दिया। पीयू गुस्से से चीखी, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, गिव मी माय फोन राइट नाउ। महक हैरानी से पीयू की ओर देखने लगी। आज से पहले पीयू ने कभी भी महक से ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। पीयू ने आगे बढ़कर महक के हाथ से अपना मोबाइल वापस ले लिया और मोबाइल फिर से स्विच ऑन करने लगी। महक ने आग उगलते हुए कहा, पीयू स्टॉप दिस नॉनसेंस। ये क्या कर रही हो तुम? पीयू चिढ़ते हुए बोली, डोंट ट्राई टू टीच मी। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो मुझे आप मोबाइल बंद करने के लिए बोल रही हैं। महक ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए गुस्से से कहा, ला इधर तेरा मोबाइल। देखो तो कि तू अभी आखिर ऐसे कौन से फ्रेंड से बात कर रही थी? पीयू ने मुंह बनाया, इट्स माय मोबाइल, मेरी अपनी प्राइवेसी है, मुझे भी कुछ स्पेस चाहिए। मैंने तो आपसे कभी कुछ नहीं पूछा। महक तो एकदम शॉक्ड रह गई। पीयू की आंखों से मानो चिंगारियां निकल रही थी। महक ने गहरी सांस ली और फिर पीयू के रूम से निकलकर अपने रूम में आ गई। महक ने फौरन कबीर को कॉल लगाया। कबीर, वेयर आर यू? कबीर ने हंसते हुए जवाब दिया, व्हाट हैपेंड डियर? इतने गुस्से में क्यों बोल रही हो? महक ने सर्द लहजे में कहा, सीधी तरह से बताओ कबीर, तुम कहाँ हो इस वक्त? मुझे अभी के अभी तुमसे मिलना है। कबीर सोचते हुए बोला, अभी? यार अभी तो मैं अपने एक अंकल के घर जा रहा हूँ, वहाँ फैमिली फंक्शन है। सॉरी महक, मैं तुम्हें शाम को मिल सकता हूँ। ओके बाय। और कबीर ने कॉल कट कर दिया। महक के दिलो दिमाग में तूफान सा उठ खड़ा हुआ। आज से पहले कबीर ने कभी उसका कॉल कट नहीं किया था। महक को कबीर के लहजे से महसूस हुआ मानो कबीर उससे पीछा छुड़ाना चाह रहा था। महक सोच में डूब गई। जितना वो पीयू और कबीर के बारे में सोचती थी उतना ही महक का दिल डूबता जा रहा था। इस फिक्र में महक के दिमाग से उस कीमती ब्रेसलेट की बात जैसे निकल ही गई। इधर पंखुड़ी और राहुल जब दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरे तो राहुल ने पंखुड़ी का हाथ पकड़ते हुए कहा, पंखुड़ी अब पिछली सारी बातों को भूल जाओ, आज से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो रही है। पंखुड़ी भावुक होकर बोली, भैया ये सब आपकी वजह से ही पॉसिबल हुआ है, नहीं तो मैं तो किसी अनाथ आश्रम में जाने का सोच रही थी। राहुल ने कुछ गुस्से से कहा, रिमेंबर पंखुड़ी, आगे से कभी अपने लिए अनाथ या लावारिस वर्ड यूज नहीं करना। क्या तुम मुझे अपना भाई नहीं समझती हो? पंखुड़ी ने जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी भैया। राहुल ने अपना मोबाइल लिया और किसी को कॉल करने लगा। फिर कॉल कट करते ही पंखुड़ी से बोला, चलो पंखुड़ी, मेरा फ्रेंड गौरव आ गया बाहर गाड़ी लेकर। पंखुड़ी और राहुल अपनी लगेज ट्रॉली लिए एयरपोर्ट टर्मिनल से बाहर निकले तो सामने एक युवक जोर जोर से हाथ लहराते हुए बोला, राहुल। राहुल हंसते हुए उस युवक की ओर चल दिया। फिर उस युवक के कंधे पर हाथ मारते हुए बोला, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो गौरव जैसे मैं महीनों बाद दिल्ली आया हूँ। यार अभी 2 ही दिन तो हुए थे मुझे दिल्ली से गए। गौरव ने हंसते हुए कहा,
अपना तो यार ऐसा ही अंदाज है, हम तो एक दिन में ही तुम्हें इतना मिस करने लगे थे। राहुल को अचानक याद आया। वो पंखुड़ी की ओर इशारा करते हुए बोला, पंखुड़ी ये है मेरा दोस्त गौरव, और गौरव ये है मेरी छोटी सी पगली बहन पंखुड़ी। गौरव ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बड़ी स्टाइल से कहा, नाइस टू मीट यू पंखुड़ी, व्हाट अ स्वीट नेम। पंखुड़ी भी हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, हेलो मिस्टर गौरव, नाइस टू मीट यू टू। मिस्टर गौरव नहीं पंखुड़ी, ओनली गौरव, गौरव जल्दी से बोला। राहुल ने पंखुड़ी का बैग गौरव को देते हुए कहा, ले अब जरा बैग उठा और जल्दी से गाड़ी में रख। पंखुड़ी जब पार्किंग में पहुंची तो गौरव एक ब्लैक स्कोडा कार में बैग रख रहा था। पंखुड़ी पिछली सीट पर बैठ गई और राहुल ड्राइविंग सीट की साइड वाली सीट पर आराम से बैठ गया। गौरव ने ड्राइविंग सीट पर बैठते ही गाड़ी स्टार्ट की और फिर फर्राटे से गाड़ी जैसे हवा में उड़ने लगी। पंखुड़ी आंखें फैलाए गाड़ी की विंडो से दिल्ली के नज़ारे देख रही थी। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, चमचमाती सड़कें और हर तरफ दौड़ती हुई गाड़ियों की भीड़ देखने में पंखुड़ी जैसे खो सी गई थी। गौरव अपने सामने लगे रियरव्यू मिरर में पंखुड़ी को बड़े ध्यान से देख रहा था। पंखुड़ी का भोला मासूम चेहरा और झील जैसी गहरी आंखों ने गौरव को जैसे सम्मोहित सा कर दिया था। जैसी गाड़ी रुकी पंखुड़ी एकदम चौंक कर सामने की ओर देखने लगी। राहुल पीछे पलटते हुए बोला, आ गया पंखुड़ी, हमारा प्यारा आशियाना। पंखुड़ी गाड़ी से उतर पड़ी। राहुल और गौरव ने एक तरफ गाड़ी पार्क की और फिर बैग्स लिए हुए सामने बनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की तरफ बढ़ चले। पंखुड़ी भी उनके साथ चलने लगी। लिफ्ट से बिल्डिंग के 7th फ्लोर पर पहुंचकर राहुल ने फ्लैट नंबर 200 की ओर इशारा करते हुए कहा, हाँ पंखुड़ी, यही है हमारा फ्लैट। गौरव ने कार्ड से लॉक खोला और फिर तीनों फ्लैट के अंदर पहुंचे। 3 बेडरूम हॉल किचन के इस फ्लैट में राहुल अपने फ्रेंड गौरव के साथ रहता था। उनका एक फ्रेंड विशाल भी था जो अभी 3 महीनों के लिए अपने पेरेंट्स के पास गया था। पंखुड़ी हॉल में रखे सोफे पर बैठ गई। गौरव अंदर से पानी की बोतल लेकर आया और पंखुड़ी को देते हुए बोला, ये पानी पी लो, फिर सामने वाले रूम में जाकर फ्रेश होकर चेंज कर लो, तब तक मैं हम तीनों के लिए कॉफ़ी बनाता हूँ। राहुल ने पंखुड़ी का बैग सामने वाले रूम में रखते हुए कहा, पंखुड़ी ये रूम ना विशाल का है, अभी वो 3 महीने बाद ही यहाँ आएगा, तब तक तुम मज़े से इस रूम में रह सकती हो, फिर हम बाद में आराम से तुम्हारे लिए पीजी फैसिलिटी वगैरह तलाश कर लेंगे। अचानक गौरव जल्दी से बोला, क्या कहा तुमने, पीजी? अरे अगर पीजी में ही रहना है तो मेरी आंटी का बंगला एकदम परफेक्ट रहेगा पंखुड़ी के लिए। राहुल और पंखुड़ी सवालिया नजरों से गौरव को देखने लगे। गौरव ने उन्हें डिटेल में बताते हुए समझाया, देखो मेरी आंटी और उनकी एक बेटी ना यहीं दिल्ली में रहते हैं। अंकल की डेथ हो चुकी है और बेटी निया यहीं कॉलेज में बीकॉम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है। आंटी ने मुझे लास्ट वीक ही कहा था कि अगर कोई अकेली अच्छे घर की लड़की हो तो बताना, तो हम कल सुबह चलकर देख लेंगे आंटी का बंगला। अगर तुम दोनों को पसंद आ जाए तो फाइनल कर देंगे पंखुड़ी के लिए। राहुल बहुत खुश हो गया। गौरव का हाथ पकड़ते हुए बोला, ओ गौरव, थैंक यू सो मच यार, तुमने तो मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। मैं भी पंखुड़ी को किसी जान पहचान में ही रखना चाहता था जहाँ ये कंफर्टेबल फील कर सके। पंखुड़ी भी राहत की सांस लेती हुई विशाल वाले रूम में चली गई। कुछ देर बाद जब सब आराम से बैठकर कॉफी पी रहे थे तभी राहुल का मोबाइल बज उठा। राहुल ने कॉल अटेंड किया, फिर पंखुड़ी से बोला, पंखुड़ी मुझे एक अर्जेंट काम है, आते आते शायद रात हो जाए, तुम आराम से डिनर करके सो जाना, कुछ जरूरत हो तो बेझिझक गौरव को बता देना, और वैसे भी आज का डिनर गौरव ने पहले से ही ऑर्डर कर दिया है। राहुल ने कॉफी खत्म की और फिर फ्लैट से बाहर निकल गया। पंखुड़ी को बड़ा अजीब सा फील हो रहा था गौरव के साथ अकेले उस फ्लैट में। गौरव बोला, पंखुड़ी चलो मैं तुम्हें दिल्ली घुमा कर लाता हूँ, यहाँ फ्लैट में बैठे बैठे बोर होने का कोई मतलब नहीं है। पंखुड़ी ने इनकार किया तो गौरव ने जिद की, ओफो अब तुम इतना फॉर्मल मत बनो, अब दिल्ली में रहोगी तो कम से कम दिल्ली को देख तो लो अच्छे से। पंखुड़ी ने कुछ सोचकर हामी भर दी और फिर गौरव के साथ निकल पड़ी दिल्ली की सैर करने। पंखुड़ी ने अपने मोबाइल से राहुल को मैसेज कर दिया कि वो गौरव के साथ दिल्ली घूमने जा रही है। राहुल ने फौरन उसे कॉल किया, हाँ गुड पंखुड़ी, गौरव के साथ तुम दिल्ली घूमो फिरो, फिर रात 8 बजे तक कनॉट प्लेस पहुंच जाना, मैं वहीं तुम दोनों का इंतजार करूंगा, फिर हम वहाँ से आइसक्रीम वगैरह लेकर साथ में घर चले आएंगे। पंखुड़ी ने खुश होकर हामी भर दी और गौरव से बोली, राहुल भैया हमें रात 8 बजे कनॉट प्लेस में मिलेंगे। गौरव ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, हो लगता है आज राहुल को आइसक्रीम खानी होगी इसीलिए। पंखुड़ी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठने वाली थी लेकिन गौरव ने हंसते हुए कहा, पंखुड़ी क्या तुम मुझे अपना ड्राइवर बनाना चाहती हो, प्लीज कम ऑन सामने आकर बैठ जाओ। पंखुड़ी मुस्कुरा दी और गौरव की साइड वाली सीट पर आकर बैठ गई। गौरव ने गाड़ी फिर फर्राटे से दौड़ाई तो पंखुड़ी धीमी आवाज में बोली, अब प्लीज गौरव स्पीड थोड़ी कम कर दो, मुझे इतनी फास्ट स्पीड से घबराहट होती है। गौरव ने स्पीड कम नहीं की, उसे हिलाते हुए बोला, पंखुड़ी ये दिल्ली है, यहाँ फास्ट स्पीड नहीं रखोगे तो लोग तुम्हें बहुत पीछे छोड़ देंगे, अगर लाइफ में आगे बढ़ना है ना तो स्पीड तो बढ़ानी होगी। पंखुड़ी ने अपने बालों को संवारते हुए रियरव्यू मिरर में देखा तो उसने नोटिस किया कि गौरव उसे ही देखे जा रहा था। पंखुड़ी और गौरव की नज़रें मिरर में एक दूसरे से टकराईं तो पंखुड़ी एकदम से शर्माकर गाड़ी की विंडो से बाहर देखने लगी। शाम का अंधेरा अभी पूरी तरह से फैला नहीं था, हल्की हल्की सूरज की सुनहरी रोशनी पूरे माहौल को एक जादुई रंग दे रही थी। पंखुड़ी मोहित होकर बाहर देखती रही। गाड़ी रुकी तो पंखुड़ी ने गौरव से पूछा, अब गाड़ी क्यों रोकती गौरव? गौरव ने सामने इशारा करते हुए कहा, वो दिल्ली का सबसे फेमस चाट पकौड़ी वाला है, लोग दूर दूर से यहाँ दही बड़े और चाट गुपचुप खाने आते हैं। आज तुम्हारा दिल्ली में फर्स्ट डे है तो इस फर्स्ट डे को जरा मेमोरेबल बनाने के लिए इससे बेस्ट तो और कुछ हो ही नहीं सकता। पंखुड़ी पहले तो मना करने वाली थी लेकिन फिर जब उसे सामने सजे हुए दही बड़े और आलू टिक्की नजर आए तो वो गाड़ी से तुरंत उतर पड़ी। लो पंखुड़ी तुम्हारी प्लेट।
दही बड़े टेस्ट करके देखो, फिर तुम रोज यहाँ आने की जिद करोगी। गौरव ने हंसते हुए पंखुड़ी को प्लेट पकड़ाई। पंखुड़ी ने कल से कुछ खाया नहीं था। दही बड़े की लुभावनी खुशबू ने पंखुड़ी की भूख जगा दी। वो फटाफट दही बड़े खाने लगी। तभी गौरव ने अपनी प्लेट में से एक गोलगप्पा उठाकर पंखुड़ी के मुंह में डाल दिया। पंखुड़ी का मुंह पूरा गोलगप्पे से भर गया। उसने किसी तरह से वो गोलगप्पा खाया और होठों पर जीभ फेरती हुई बोली, ओह गॉड गौरव, तुमने इतना बड़ा गोलगप्पा मेरे मुंह में डाल दिया, मेरी तो सांस ही घुटने लगी थी। गौरव ने अपना मुंह पोंछते हुए कहा, चटाकेदार है ना ये गोलगप्पा। खट्टी मीठी चटनी का चटपटा स्वाद पंखुड़ी की जुबान पर घुल गया था। वो गौरव की ओर देखने लगी। फिर गौरव की प्लेट में से एक गोलगप्पा उठाकर उसने अपने मुंह में रख लिया। इधर महक को किसी भी तरह चैन नहीं मिल रहा था। आखिर वो अपना बैग उठाते हुए मम्मा से बोली, मम्मा मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ नोट्स लेने जा रही हूँ। मम्मा ने कुछ गंभीरता से कहा, जल्दी घर आ जाना, और नोट्स लेने पहले क्यों नहीं चली गई, अब इतनी शाम को जा रही है। वो पीयू भी अपनी सहेली के साथ मार्केट जाने का बोलकर निकल गई है। कुछ डिसिप्लिन ही ना रहा तुम बच्चों में अब तो। क्या क्या कहा आपने? पीयू भी बाहर गई है? ओफो मम्मा, आपने इतनी शाम को पीयू को घर से जाने ही क्यों दिया? पीयू अभी बच्ची है, उसे अच्छे बुरे की समझ नहीं है अभी। महक झल्लाती हुई बोली। मम्मा ने गुस्से में कहा, अरे मेरी बात सुनता ही कौन है इस घर में, सब अपने अपने मन की करते, मैं बस केयर टेकर बनकर रह गई हूँ इस घर की। महक जल्दी से बाहर निकल गई। उसने अपनी स्कूटी उठाई और सीधे कैफे ब्लूबेरीज की ओर चल दी। महक को मालूम था कि वो फेवरेट कैफे है कबीर का, और महक का अंदाजा सही निकला। कैफे की पार्किंग में खड़ी हुई कबीर की बाइक को महक ने दूर से ही पहचान लिया। आखिर इस बाइक पर कबीर के साथ महक जाने कितनी ही बार घूमने गई थी। महक ने अपनी स्कूटी जल्दी से पार्क की और कैफे में एंटर हुई। दरवाजे के अंदर जाते ही महक ने चौकन्नी नजरों से कैफे में बैठे लोगों की ओर देखा। जल्दी एक कॉर्नर टेबल पर एक दूजे में खोए हुए पीयू और कबीर उसे नजर आ गए। महक बिजली की तरह उस टेबल पर पहुंची और टेबल पर रखी पानी की बोतल उठाकर कबीर के सिर पर पानी डाल दिया। कबीर पानी से भीगते हड़बड़ाते हुए उठ खड़ा हुआ। महक को देखते कबीर गुस्से और बौखलाहट से चीखा, What the hell is this nonsense? पागल हो गए हो क्या तुम? महक ने आगे बढ़कर कबीर के गाल पर एक तमाचा लगाते हुए कहा, हाँ पागल हो गई हूँ मैं, पर तुम क्या हो गए हो? हाँ यू फ्रॉड चीट, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अब। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी छोटी बहन को ही बहकाने चले हो। तभी पीयू उठते हुए गुस्से से बोली, जस्ट अ मिनट दी, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो किसी के बहकावे में आ जाऊंगी, और आप क्या मेरा पीछा कर रही है? महक ने पीयू का हाथ पकड़कर समझाया, पीयू तू इस मक्कार को जानती नहीं है, ये तुझे बर्बाद करके रख देगा। मैं तेरी दीदी हूँ, तेरे अच्छे बुरे की परवाह करना मेरा फर्ज है। ओह गॉड प्लीज दी, ये ड्रामे के डायलॉग सुना सुना कर ना बोर मत करो, चुपचाप घर जाओ आप, मैं अपने आप आ जाऊंगी घर। पीयू ने एक एक शब्द जैसे आग उगलते हुए कहा। महक एकदम से शॉक हो गई। फिर उसने कबीर की ओर देखा और गुर्राती हुई बोली, पीयू एक माइनर है कबीर, अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए ना तो याद रखना मैं तुम्हें जेल भिजवा कर रहूंगी। और महक पैर पटकते हुए कैफे से बाहर निकल गई। महक के जाते पीयू ने अपने स्कार्फ से कबीर का सिर पोंछते हुए कहा, आई एम वेरी सॉरी कबीर, पता नहीं ये दी को अचानक क्या सूझी कि मेरे पीछे ही पड़ गई है। कबीर ने बड़े स्टाइल में अपनी आवाज़ में प्यार घोलते हुए कहा, ओह डोंट गेट अपसेट बेबी, मैं तुम्हारे साथ कुछ पल बिताने के लिए ऐसी कितनी मुसीबतें झेल सकता हूँ, बट आई थिंक तुम्हें अब अपने घर जाना चाहिए, नहीं तो पता नहीं तुम्हारी वो पागल दीदी क्या कर बैठेगी। पीयू ने मुंह बिचकाया और अपना बैग उठाने लगी। कबीर ने पीयू को अपनी बाइक पर बैठाया और फर्राटे से बाइक दौड़ाने लगा। पीयू बाइक पर कबीर से एकदम चिपकी हुई बैठी थी। पीयू तो जैसे सपने में खो गई। उसे लगा उसका प्यारा राजकुमार उसे अपने घोड़े पर बैठाकर बादलों की सैर करवा रहा है। पीयू के घर से कुछ दूर कबीर ने अपनी बाइक रोक दी, और फिर जैसे ही बाइक से उतरकर पीयू कबीर के पास बाय कहने आई, कबीर ने उसे अपनी ओर खींच लिया और उसके गोरे गुदगुदे गाल पर एक गहरा चुंबन जड़ दिया। शर्म से पीयू लाल हो उठी। पीयू को लगा जैसे उसका पूरा शरीर मानो एक फूल की तरह हल्का होकर हवा में उड़ने लगा हो। पीयू भागती हुई अपने घर की ओर चली गई। घर के दरवाजे पर खड़े होकर पीयू ने पीछे पलट कर देखा और फिर शर्माते हुए अपने होंठ गोल करके एक फ्लाइंग किस कबीर की ओर उछाल दी। कबीर ने भी अपने होठों से उसे फ्लाइंग किस दिया और मन ही मन बुदबुदाया, फंस गई चिड़िया जाल में।